मेनू दिखाएं। उपन्यास नाटक उपन्यास द इनविंसिबल आर्थर गार्डनर अध्याय 11 अपराध बोध का अभिशाप गुना विशेष ऑफर के साथ नॉवेलबिन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbin.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। द इनविंसिबल आर्थर गार्डनर अपराध बोध का अभिशाप अध्याय 11 अपराध बोध का अभिशाप। हनी, मुझे इस कार से बहुत प्यार है। यह नीले रंग की इतनी खूबसूरत छाया है, मुझे वास्तव में एक चाहिए। लिंडा ने प्यार से माको की बांह पकड़ ली। एक दूसरे के लिए उनका प्यार देखने वालों के लिए पूरी तरह से प्रदर्शित हो गया। सर, विक्रेता ने शुरू किया, ये कार अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। अगर आप इसे अपने साथी के लिए खरीदेंगे तो वे वास्तव में आभारी होंगे। बेशक मैं ये कार खरीदूंगा, माको ने अपने पास खड़े सेल्समैन को घूरते हुए कहा। अब आप जा सकते हैं। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपको फ़ोन करूंगा। उसने सेल्समैन के पैर पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वह आदमी झुक गया और जल्दी से पीछे हट गया। क्या समय की बर्बादी है, माको ने बड़बड़ाया। मुझे ये पसंद नहीं है जब मैं कार खरीदने की प्रक्रिया में हूं और दूसरे लोग बस मेरे आसपास घूम रहे हैं। प्रिय, आप जानते हैं, माको ने धीरे से कहा, ये कार आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसका रंग एक आदमी के लिए अधिक उपयुक्त है। क्यों न हम कुछ और अधिक किफ़ायती खोजने की कोशिश करें। लिंडा ने विरोध किया, लेकिन माको, आपने वादा किया था कि आप मुझे एक कार खरीदेंगे। आह भरते हुए माको ने जवाब दिया, मुझे पता है प्रिय, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम कुछ और अधिक बजट अनुकूल पाते हैं तो ये बेहतर होगा। क्या तुम सहमत नहीं हो? लिंडा की आवाज़ में चोट भरी हुई थी जब उसने कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम पीछे क्यों हट रहे हो। नहीं माको, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हें अपना कौमार्य दिया और तुमने मुझसे कुछ वादा किया। मुझे ये स्पष्ट है कि यह सब तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें अपना वचन निभाना होगा। नोवेल रूम सीट सामग्री। हाँ, लेकिन मैं किसी और को ढूंढ सकता हूँ जो कम कीमत पर मेरे साथ रहने को तैयार हो। इसके अलावा मुझे ये भी यकीन नहीं है कि तुम अभी भी कुंवारी हो। मैं इतनी उदार रही हूँ कि तुम्हें कार चुनने का मौका दिया, लेकिन यह नहीं। तुम इसके लायक नहीं हो। लिंडा ने माको की बांह पकड़ी, उसे अपने पास खींचा। उसने उसे गले लगाया, उसे अपने शरीर को उसके शरीर से सटाने दिया। वह अपनी सुंदरता से वाकिफ थी और कई पुरुषों की ईर्ष्या का कारण थी। माको भाग्यशाली होगा अगर उसे उसके जैसी खूबसूरत कोई और लड़की मिले। लिंडा को यकीन था कि वह अपनी सुंदरता से उसे मोहित कर पाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपनी खूबसूरती से उस आदमी को जीत लूंगी, उसने सोचा। मुझे माफ़ करना माको, उसने अपनी आवाज़ को नरम करते हुए कहा। मेरे आरोप बेबुनियाद थे। मैं अब भी मानती हूँ कि तुम एक जिम्मेदार आदमी हो और मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे पर भरोसा करते रहें। तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा और मुझे वो कार खरीदनी होगी। मैंने तुम्हें जो दिया है वो भी बहुत कीमती है। क्या तुम्हें नहीं पता कि इसकी कीमत कितनी है? $50 लाख। इतने पैसे में मैं तुम्हारे जैसी खूबसूरत 50 औरतें पा सकता हूँ। तो लिंडा, अगर तुम अब भी मेरे साथ रहना चाहती हो तो कृपया मेरे पैसे का कुछ सम्मान करो। मैं कंगाल नहीं हूँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत महंगा है। तुम मुझे कैसे यकीन दिला सकती हो कि तुम अभी भी कुंवारी हो? जब मैं तुम्हारे साथ सो रहा था तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा लिंडा। ये वैसा ही था जैसा मैं उन सभी लड़कियों के साथ रहा हूं जिनके साथ मैं रहा हूं। उसने पूछा, उसकी आवाज़ संदेह से भरी हुई थी। मैं पहले कभी किसी पुरुष के साथ रिश्ते में नहीं रही, लिंडा ने जोर देकर कहा। उसके लहजे में उसके शब्दों की पुष्टि हो रही थी। और आर्थर, वह नपुंसक है। क्या तुम सच में सोचते हो कि उसके जैसा विनम्र व्यक्ति किसी महिला के साथ ऐसा कुछ कर सकता है? मुझे इस बात का आरोप लगाने से पहले तुम्हें पुनर्विचार करना चाहिए माको, उसने कहा। ठीक है, माको ने पुष्टि की। मुझे लगता है कि आर्थर नपुंसक है, लेकिन हमें ये खरीदारी पूरी करनी होगी। क्या हमें इस लॉट में सबसे सस्ती कार खरीदनी चाहिए, या हम चले जाएंगे और मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा? उसने पूछा। माको लिंडा की ओर देखकर हल्के से मुस्कुराया। लंबे समय तक उसके शरीर का आनंद लेने की इच्छा के बावजूद उसे लगा कि अगर उसे इसके लिए $50 मिलियन देने पड़े तो वह निश्चित रूप से उससे बेहतर लड़की पा सकता है। फिर भी माको ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे अभी भी विश्वास था कि लिंडा उसके प्रति समर्पित रहेगी और उससे प्यार करेगी, क्योंकि उसके मन में उसके लिए सच्ची भावनाएं थीं। और माको को भरोसा था कि अगर वह उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया तो भी वह उसका आनंद ले पाएगा। महिलाएं इतनी आसानी से मिल जाती हैं, उसने मन ही मन सोचा। माको शायद बाद में भी कार खरीद लेगा जब उसे लिंडा से ज़्यादा कीमत वाली कोई और लड़की मिल जाएगी, और उसे पता था कि उसे जल्द ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे वह कार लेने दो। माको ने एक आदमी की आवाज़ सुनी जो उसके पास आ रही थी, एक ऐसी आवाज़ जिसे वह बहुत अच्छी तरह से जानता था, एक ऐसी आवाज़ जिसने उसे तुरंत क्रोधित कर दिया। माको ने अपना सिर घुमाया और एक खूबसूरत लड़की को देखकर तुरंत मंत्रमुग्ध हो गया। क्या बकवास है,
उसने आश्चर्य से सोचा, इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ कैसे आ गई? वह कौन है? माको इस शहर में ऐसी खूबसूरत लड़की से अनजान नहीं हो सकता था, जो अपने प्लेबॉय स्टेटस के लिए जानी जाती थी और कई साथियों का आनंद ले चुकी थी, जिनमें से कोई भी उसके सामने खड़ी लड़की जितनी बेदाग नहीं थी। माको ने खुद से सोचा, क्या वह एक सेलिब्रिटी है? लेकिन ऐसा नहीं था कि वह प्रसिद्ध थी, और माको अभी भी माको को उसकी पहचान नहीं पता थी। उसे यकीन था कि ऐसी खूबसूरत लड़की उसकी पकड़ से बच नहीं पाएगी। आथ, तुम जैसी घटिया लड़की इस जगह पर क्यों आए हो? क्या तुम जानबूझकर मेरे पीछे इस जगह आए हो क्योंकि तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि मैं तुम्हें अपनी मंगेतर के रूप में स्वीकार करूंगी? क्या बकवास है? माको ने उस आदमी की ओर मुड़ते हुए कहा जो पहले उस खूबसूरत लड़की के साथ था। उसने तुरंत उस आदमी को आथ के रूप में पहचान लिया। आथ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने गुस्से से पूछा। मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम तुरंत मेरी नज़रों से दूर चले जाओ क्योंकि तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। आथ ने आत्मविश्वास से कहा। एडना ने लड़की की बातें सुनी, जो संभवतः मिस्टर गार्डनर की पूर्व मंगेतर थी, और अचानक उसके मन में उस आदमी को छोड़ने के लिए उसे पछतावा महसूस कराने का विचार आया। उस विचार को ध्यान में रखते हुए उसने आथ का हाथ पकड़ा, उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से कहा, हनी, मेरे लिए जो कार तुम खरीदोगी उसके लिए शुक्रिया। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास अजय आथ गार्डनर, अध्याय 12, अंतिम झटका, गुना विशेष ऑफर के साथ नोवेल बिन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbin.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। अजय आथ गार्डनर, अंतिम झटका, अध्याय 12, अंतिम झटका। हाय आप, माको ने कहा जैसे ही वह एडना की ओर चला गया। जैसे ही वह करीब आया, वह थोड़ा पीछे हट गई। ये पहली बार है जब मुझे आप जितनी तेजस्वी महिला का सामना करना पड़ा है। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम एडना है, सर, एडना ने जवाब दिया। आथ की बांह पर उसकी पकड़ मजबूत हो रही थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वह मेरे लिए यहाँ की सबसे शानदार कार खरीदने की योजना बना रहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये बकवास खरीदूंगा? माको ने आथ की ओर देखते हुए दृढ़ता से कहा। क्या मैं ऐसा दिखता हूँ कि मैं नहीं जानता कि यह आदमी कौन है? वह कुछ और नहीं बल्कि कचरा है जिसे मैंने अभी अभी सड़क किनारे फेंक दिया है। माको, लिंडा माको के पास गई और उसे धीरे से पीछे खींच लिया। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम दूसरी महिलाओं के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते। लिंडा, माको लिंडा की ओर मुड़ा। मैं इस कचरे को सबक सिखा रहा हूँ और क्या तुम चाहती हो कि यह कचरा हमारे सामने बकवास करे? तुम्हें पता है क्या, वह इतना मूर्ख है कि वह हमारे सामने खिलवाड़ नहीं कर सकता और उम्मीद नहीं कर सकता कि हम उस पर विश्वास करेंगे। माको ने एडना को देखने के लिए घूमकर देखा और लिंडा के प्रति उसका आकर्षण तुरंत गायब हो गया। वह उसे पाने के लिए दृढ़ था और वह बिना किसी देरी के ऐसा करने के लिए तैयार था। वह आथ पर हावी हो सकता था और एक ही झटके में एक नई प्रेमिका पा सकता था। उसने तुम्हें अभिनय करने के लिए कितने डॉलर की पेशकश की, मेरी महिला? माको ने एडना से पूछा। उसकी अभिव्यक्ति गर्मजोशी से भरी थी। मुझे यकीन है कि जब उसने कहा कि वह ये कार खरीद सकता है तो वह केवल शेखी बघार रहा था। ये संभवतः सबसे अपमानजनक शेखी है जो मैंने कभी सुनी है। तुम इतनी भोली नहीं हो कि इसके झांसे में आ जाओ। निश्चित रूप से। मुझे ये कार खरीदने दो, माको ने अपने सामने खड़ी महिला को लुभाने की कोशिश करते हुए कहा, और तुम्हें दिखाऊंगा कि कौन वास्तव में अमीर है और तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने का हकदार है। मुझे यकीन है कि जब तुम मेरी संपत्ति के बारे में जानोगे तो तुम मुझे देखकर चकित हो जाओगी। उसे सच में विश्वास था कि उस पर $50 मिलियन खर्च करना उसके लिए उचित कीमत होगी, जो कि लिंडा पर खर्च करने के लिए तैयार उसकी इच्छा से कहीं अधिक उचित है। माको, क्या तुम मेरे सामने दूसरी महिलाओं के साथ वाकई फ्लर्ट कर रहे हो? हमें इन दो बेवकूफ़ों के सामने ज़्यादा कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आथ स्पष्ट रूप से हिजड़ा और कचरा है। इसके बाद उसे खुद को मार डालने दो क्योंकि वह अभी जो कपड़े पहने हुए है उन्हें खरीदने में वह पैसे खर्च नहीं कर सकता। लिंडा ने कहा। लिंडा, माको ने कहा, मैं किसी से फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ विनम्र हो रहा हूँ। और उसके बारे में इस तरह से बात करना अच्छा नहीं है। हम नहीं जानते कि उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, लिंडा ने आह भरी, मुझे माफ़ करें, मुझे बस ये देखना अच्छा नहीं लगता कि तुम दूसरी महिलाओं के साथ इतने दोस्ताना व्यवहार करते हो, खासकर मेरे सामने। मैं समझता हूँ, माको ने आश्वस्त होकर उत्तर दिया, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आथ अपनी अधीरता को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए जानना चाहता था कि इस बार माको कितनी दूर आ गया है। वह उसे ऐसा सबक सिखाने के लिए दृढ़ था जो हमेशा उसके साथ रहेगा। माको, एडना ने धीरे से कहा, तुम और गार्डनर दोनों इस कार पर बोली क्यों नहीं लगाते? जो सबसे ज्यादा पैसे दे सकता है वही सही मायने में ये दर्शाएगा कि वे कितने अमीर हैं। एडना को यकीन था कि गार्डनर के लिए पैसे की कोई खास चिंता नहीं थी। वह बता सकती थी कि वह उसकी बात समझ गया था, फिर भी वह चुप रहा। फिर भी
वह जानती थी कि एक अच्छी सहायक के रूप में उसे अपने बॉस की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता थी। $70 मिलियन, एडना के सुझाव पर आथ ने कहा। मैं इस राशि में ये कार खरीदूंगा। क्या? माको ने अविश्वसनीय रूप से कहा। तुम $70 मिलियन में ये कार खरीदना चाहते हो? क्या तुम पागल हो? यह एक बेतुकी राशि है, यहाँ तक कि तुम्हारा जीवन भी इतना मूल्यवान नहीं है। ये बहादुरी कहाँ से आती है? क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम पर विश्वास करेगा? माको को यकीन था कि आज उसकी बड़ी जीत होगी, उसके सामने खड़ी खूबसूरत लड़की के लिए उसका प्यार बढ़ जाएगा। उसके नाम के ख्याल मात्र से ही उसकी भावनाएं भड़क उठीं। उसने इस मूर्खता को जल्दी से खत्म करने और आथा को खत्म करने का निश्चय कर लिया ताकि वह अपना इनाम पा सके। फिर माको ने उस जगह पर मौजूद सेल्सपर्सन को बुलाया। अरे तुम बकवास! फिर उसने आथा से कहा, जो कीमत तुमने पहले बोली थी वही चुकाओ ताकि मैं जान सकूं कि तुम जो कह रहे हो वही सही है। आथा ने तुरंत 70 मिलियन का भुगतान कर दिया और जल्द ही बिक्री प्रबंधक जेम्स के पास मौजूद डिवाइस से एक सफलता की सूचना सुनाई दी। क्या तुम इस आदमी के साथ मिलीभगत कर रहे हो? बकवास! माको ने कहा। उसकी चिड़चिड़ाहट बढ़ गई क्योंकि आथा ने वास्तव में उसके द्वारा बताए गए 70 मिलियन का भुगतान किया था। उसे यकीन था कि आथा झूठ बोल रहा था और यह पैसा उसने किसी से उधार लिया था। टस्क, $70 मिलियन मेरे लिए एक छोटी सी दौलत है, माको ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं ये कार $80 मिलियन में खरीदूंगा। माको ने एडना की ओर देखा, फिर पैसे चुकाने लगा। आथा ने कहा, $100 मिलियन। फिर उसने कार पर बोली लगाई, जल्दी से पूरी राशि का भुगतान पूरा कर दिया। माको और भी कांप उठा जब उसने वह संख्या सुनी जिस पर आथा बोली लगा रहा था। यह एक ऐसी राशि थी जो उसके लिए अविश्वसनीय रूप से परेशान करने वाली थी। माको के लिए $100 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं थी, भले ही वह उसकी पहुंच में थी। लेकिन अचानक उसके मन में एक शानदार विचार आया और उसे विश्वास था कि यह आथा को उसके निर्णय पर जीवन भर पछताएगा और शायद उसी स्थान पर आत्महत्या भी कर लेगा। क्या बकवास है? उसने कहा। अब मैं एक नया नियम लागू करूंगा, जो भी हारेगा उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ओह, क्या तुम गंभीर हो, माको? आथा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं हार गया तो मेरा पैसा चला जाएगा? क्या तुम अपनी मूर्खता स्वीकार करना चाहोगे? माको ने उत्तर दिया, मुझे उम्मीद है कि तुम नग्न हो जाओगे और सड़क पर चिल्लाते हुए दौड़ोगे कि तुम अभी कचरा हो। नोवेल ड्रामा और सर्वाधिकार कॉपीराइट सामग्री। ठीक है, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। आथा ने अनिच्छा से सहमति व्यक्त की, ये देखते हुए कि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। मैं इस कार पर $120 मिलियन की बोली लगाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि तुम इससे अधिक बोली नहीं लगाओगे क्योंकि मैं अपने सपनों की लड़की के सामने बेवकूफ़ नहीं दिखना चाहता। आथा ने फिर वादा किए गए पैसे चुकाए और माको के सामने उदास चेहरा बनाया। उस पल माको को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है। $130 मिलियन, उसने विजयी भाव से कहा और तुरंत पैसे चुका दिए। आखिरकार उसे वह जीत हासिल हुई जो वह चाहता था। आथा ने आत्मसमर्पण में अपने हाथ ऊपर उठाए। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। ये कार अब दोगुनी से भी ज्यादा कीमत पर तुम्हारी है और इस प्रक्रिया में मैंने $120 मिलियन खो दिए हैं। माको, मुझे यह मूल्यवान सबक सिखाने के लिए धन्यवाद। आथा को पता था कि माको अपने गौरव को बनाए रखने के लिए जो पैसा निवेश कर रहा था वह उसके लिए भी कोई मामूली खर्च नहीं था और वह जानता था कि उसने अपने कार्यों से उसे और अधिक उत्तेजित कर दिया है। इसके अलावा आथा ने प्रतिष्ठान के बिक्री प्रबंधक से जानकारी प्राप्त की थी कि उनके पास और भी अधिक असाधारण और विशिष्ट कारें हैं और उसे यह जानकारी तब मिली जब उसने पहले ही अपने खाते में $500 मिलियन जमा कर लिए थे और $200 मिलियन की कीमत पर अपनी मनचाही कार प्राप्त कर ली थी। इसलिए आथा को अब उस स्पोर्ट्स कार के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई जिसके लिए वह बस दिखावा कर रहा था। आथा मुड़ा और माको को छोड़कर चला गया। एडना भी अभी भी आथा का हाथ कसकर पकड़े हुए थी और वह पहले माको की ओर मुस्कुराहट के साथ मुड़ी थी और महसूस कर रही थी कि वह उस महान जीत को भी जीत चुकी थी जिसकी वह प्रशंसा करती थी और जिस पर उसे गर्व था। क्या बकवास है? माको ने चिल्लाया और आथा को घूर कर देखा। उसे लगा कि आथा उसके साथ खेल रहा है और वह अब वास्तव में क्रोधित था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पैसे व्यर्थ खर्च कर दिए हों। एडना को भी उसके किए से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। आथा, माको ने बहादुरी से चुनौती दी, मैं तुम्हें अगले हफ्ते मेरे साथ कार रेस में भाग लेने की चुनौती देता हूं। साबित करो कि तुम में एक मर्द होने की हिम्मत और ताकत है और अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे और स्वीकार करना होगा कि तुम हारे हुए हो। आथा ने माको की ओर मुड़कर जवाब दिया, जरूर, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। फिर वह दूर चला गया, अब उसकी शेखी बघारने की परवाह नहीं करता। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां संपर्क करें, टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाएं। उपन्यास नाटक उपन्यास अजय आथ गार्डनर अध्याय 13 वांछित का नियम गुना विशेष ऑफर के साथ नोवेलबन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbun.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें।
शॉपिंग का आनंद लें। अजय आर्थर गार्डनर। वांछित का नियम अध्याय 13। वांछित का नियम। आर्थर कार स्टोर से बाहर निकल गया और एडना की चमकदार नई कार ड्राइव करने के लिए तैयार थी। दुर्भाग्य से आर्थर की कार बाद में उसके घर तक नहीं पहुंचाई जाएगी। आपने जो कार खरीदी है श्री गार्डनर, वह एक विशेष मॉडल है। दुनिया भर में केवल 5 का निर्माण किया गया था। इसके अतिरिक्त वे सुझाव देते हैं कि इनमें से केवल एक कार इस देश में स्थित है। आपके पास वास्तव में एक अद्वितीय और शानदार स्पोर्ट्स कार है, एडना ने टिप्पणी की। एडना के शब्दों के जवाब में आर्थर ने हल्की मुस्कान दी। उसे एक समस्या थी, उसने पहले कभी कार नहीं चलाई थी और उसे जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकालना था, क्योंकि माँ को उसे अगले सप्ताह कार रेस के लिए चुनौती दे रहा था। और एडना ने जारी रखा, श्री गार्डनर, चूंकि अब केवल एक ही कार है और मुझे ड्राइव करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे सम्मानित महसूस होगा यदि आप इसे चलाएं। इसके अलावा आपने इतनी शानदार कार खरीदी है मुझे इसे पहली बार चलाने का आत्मविश्वास नहीं है। उसने डरते डरते पूछा। हाय होस्ट, ड्राइविंग कौशल को अनलॉक करने के लिए आपको केवल अपने वीआईपी अंकों का उपयोग करने की आवश्यकता है। एक अंक पर्याप्त है, लेकिन यह आपको केवल बुनियादी ड्राइविंग ज्ञान देगा, इसलिए मेरा सुझाव है कि आपके पास मौजूद सभी 10 वीआईपी अंकों का उपयोग करें। ठीक है, आर्थर ने कहा, क्योंकि उसने मन ही मन अपनी खरीद की लागत की गणना की। मैं अपने सभी वीआईपी अंक इस संपत्ति सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल ड्रीमर ऑग ड्राइविंग कौशल पर खर्च करूंगा। उसने अपनी पसंद की पुष्टि करने के लिए सिस्टम के डिस्प्ले पर नजर डाली। ड्राइविंग 10 शुरुआती। रुको, मुझे केवल 10 वीआईपी अंकों के साथ शुरुआती स्तर क्यों मिला? क्या ये स्तर मेरे लिए स्पोर्ट्स कार चलाने के लिए पर्याप्त है? मैं सोच रहा था कि मुझे और भी उच्च स्तर की आवश्यकता होगी। इसके लिए मुझे कितने वीआईपी पॉइंट चाहिए? उसने पूछा। ठीक है होस्ट, कौशल के 3 स्तर हैं, शुरुआती, उन्नत और विशेषज्ञ। प्रत्येक स्तर पर 10 वीआईपी पॉइंट खर्च होते हैं। आपके पास वर्तमान में जो कौशल हैं वे सामान्य सड़क ड्राइविंग के लिए पर्याप्त होने चाहिए। हालांकि यदि आप उन्नत स्तर पर अपग्रेड करते हैं तो यह उन लोगों के साथ कार रेस में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए जो केवल शौक के तौर पर रेसिंग का आनंद लेते हैं। लेकिन यदि आपका ड्राइविंग स्तर विशेषज्ञ है तो आपकी तुलना एक पेशेवर कार रेसर से की जा सकती है और आप अंतर्राष्ट्रीय कार रेसिंग प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं और जीत भी सकते हैं। आर्थर ने सिस्टम के स्पष्टीकरण को समझते हुए सिर हिलाया। उसे जल्दी से एहसास हुआ कि किसी कौशल को पूरी तरह से अनलॉक करने के लिए 30 वीआईपी पॉइंट आवश्यक थे। हालांकि आर्थर ने अब तक केवल 20 वीआईपी पॉइंट ही जमा किए थे, लेकिन उसे विश्वास था कि वह और भी अधिक जमा कर सकता है और भी अधिक कौशल, नए अनुभव और अधिक लोगों के साथ संबंध प्राप्त कर सकता है। आर्थर एडना की सफ़ेद कार के पास गया, ड्राइवर की सीट पर कूद गया और एडना जल्दी से उसके पीछे चली गई, उसके बगल में बैठ गई और अपनी सीट बेल्ट बांध ली। एडना ने एक सौम्य, उज्ज्वल मुस्कान के साथ आर्थर की ओर रुख किया। क्या आप वाकई इस कार को चलाना चाहते हैं, मी गार्डनर? उसने थोड़ा आशंकित होकर पूछा। अगर आप मेरे लिए गाड़ी चला रहे होते तो मैं वास्तव में सहज महसूस नहीं करती। आर्थर एडना की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। वास्तव में यह मेरा पहला मौका है, लेकिन मैं कभी किसी महिला को मेरे लिए गाड़ी चलाने नहीं दूंगा। मेरा मानना है कि महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और यह एक छोटा सा तरीका है जिससे मैं अपना सम्मान दिखा सकती हूँ। मी गार्डनर, उसने शर्माते हुए कहा, आप अपने शब्दों में बहुत दयालु हैं, लेकिन अगर आप पहली बार गाड़ी चला रहे हैं तो आप गंभीर नहीं हो सकते, है न? आर्थर ने आगे बढ़कर स्टीयरिंग व्हील को छुआ, इसकी शानदार गुणवत्ता को महसूस किया। व्हील को ढंकने वाला चमड़ा उच्चतम श्रेणी का था। उसे लगा जैसे वह असाधारण रूप से आरामदायक सीट पर बैठा हो। ये बहुत सुंदर है, उन्होंने कहा। आर्थर ने कार का इंजन चालू किया और गाड़ी चलाने की मांसपेशियों की याददाश्त तुरंत काम करने लगी। उसने कार को बहुत ही सहजता से चलाया और इंजन की मधुर ध्वनि उनके चारों ओर गूंजने लगी। कार चल पड़ी और कार स्टोर से बाहर निकल गई। एडना ने अपना सिर झुकाया और उस व्यक्ति को देखकर मीठी मुस्कान बिखेरी जिसकी वह प्रशंसा करती थी और वह इतनी कुशलता और संयम के साथ कार चला रहा था। वह हल्के से हंस पड़ी। मी गार्डनर, आपके शब्दों ने मुझे लगभग धोखा दे दिया। आप एक पेशेवर की तरह गाड़ी चलाते हैं, जितना मैं कभी नहीं चला सकती। मुझे बस उम्मीद है कि मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिससे कार को कोई नुकसान हो। चिंता मत करो एडना, उसने उसे आश्वस्त किया। तुम बस मेरी सहायक रहोगी और मुझे प्रशासनिक और परिचालन मामलों में तुम्हारी मदद की आवश्यकता होगी। साथ ही उस व्यवसाय की देखरेख भी करनी होगी जिसे मैं खरीदना चाहती हूँ। मैं तुम्हें वह राशि दूंगी जो तुम चाहोगी। जैसा कि मैंने कहा, आर्थर ने आगे कहा, आपको होटल और रेस्तरां का प्रबंधन खुद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे करने के लिए एक नए प्रबंधक की भर्ती कर सकते हैं और आपको बस इसकी निगरानी करनी है और सुनिश्चित करना है कि व्यवसाय सुचारू रूप से चल रहा है। मैं नहीं चाहता कि यह नौकरी आप पर बोझ बने। मैं बदमाशी नहीं करना चाहता। मैं अपनी पूरी क्षमता से, श्री गार्डनर, आपने मुझसे जो भी काम करने को कहा है वह सब करूंगा। मैं बिल्कुल भी आलसी नहीं रहूंगा। इसके अलावा मैं कड़ी मेहनत करने का आदी हूँ।
लेकिन क्या आप वाकई मुझे यह अवसर दे रहे हैं? इतने कम समय में मेरी जिंदगी इतनी बदल गई है, ऐसा लगता है जैसे मैं सिंड्रेला हूँ। क्या ये सब आधी रात में गायब हो जाएगा? एडना ने पूछा। थोड़ी सी हंसी को दबाते हुए उसने अपने हाथ की पीठ को अपने होठों पर रखा। कहानी के अंत में आर्थ ने पूछा, जब वह अपनी स्पोर्ट्स कार को शहर की सड़कों पर तेजी से चला रहा था, क्या सिंड्रेला राजकुमार से शादी नहीं करती? अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा सपना सच हो तो आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। एडना ने आगे की सड़क की ओर मुंह किया और आश्चर्य से नज़ारा देखते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी। गति के बावजूद वह अभी भी कार में संतुष्ट और आराम महसूस कर रही थी। मुझे लगता है कि सिंड्रेला की कहानी हर लड़की के सपने का प्रतीक है, उसने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा। और मैं झूठ नहीं बोलूंगी अगर मैं कहूं कि मुझे उम्मीद है कि यह मेरे लिए भी सच होगा, उसने सोच समझकर कहा। साथ ही एडना को उम्मीद थी कि आता उसे और मुझे तुम्हारे लिए वह राजकुमार बनने दो। एडना जैसे शब्दों के साथ जवाब नहीं देगा, क्योंकि यह उसकी वर्तमान परिस्थितियों में उसे अभिभूत कर सकता है और उसे खुशी से अभिभूत कर सकता है। एडना का आपके प्रति आकर्षण आसमान छू रहा है, अब ये प्रभावशाली 80% पर है। इस बिंदु पर वह आपको खुशी देने के लिए कुछ भी करने को तैयार होगी, यहाँ तक कि आपके लिए जान भी दे सकती है। यदि यह संख्या थोड़ी और बढ़ जाती है तो वह आपके कई भागीदारों के साथ सहज भी हो सकती है। आप अंतिम हरम लॉर्ड बनने के अपने रास्ते पर हैं। सिस्टम टिप्पणी, काश मैं आपको अंगूठा दे सकता मेजबान, लेकिन दुर्भाग्य से मैं सिर्फ एक सिस्टम हूं और मेरे पास उंगलियां नहीं हैं। मेनू दिखाएं। उपन्यास नाटक उपन्यास अजय आर्थर गार्डनर अध्याय 14 स्नो वाइट प्रिंसेस गुना विशेष ऑफर के साथ नोवेल बिन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbin.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। अजय आर्थर गार्डनर स्नो वाइट प्रिंसेस अध्याय 14 स्नो वाइट प्रिंसेस क्लॉडिना रिगल 20 साल की एक बेहद खूबसूरत महिला थी। उसकी त्वचा ताज़ी गिरी हुई बर्फ की तरह थी और उसके बाल चमकदार सफ़ेद रंग के थे जो उसके कंधों तक चमकदार लहरों में झर रहे थे। उसकी आंखें एक स्पष्ट गर्मियों के आकाश की चमकदार नीली थीं और उसकी मुस्कान किसी के भी दिन को अपनी चमक से रोशन कर सकती थी, जैसे कि धूप की किरण। क्लॉडिना एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली गायिका थी, जिसमें एक जन्मजात प्रतिभा थी, जिसने औपचारिक प्रशिक्षण के बिना भी कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कुछ ही समय में वह रातों रात सनसनी बन गई। उसकी खूबसूरत आवाज़ हवा में एक हल्की हवा की तरह उड़ती थी और सुनने वाले सभी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। लोग क्लॉडिना की सुंदरता से मोहित हो गए थे, अक्सर उसे स्नो वाइट प्रिंसेस के रूप में संदर्भित करते थे। उसकी आवाज़ मोहक थी, एक जलपरी के गीत की तरह, जो सुनने वाले सभी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उसके गीत भावनाओं से भरे थे और उसकी आवाज़ में दुख और खुशी दोनों ही थे। वह प्यार और हानि, आशा और निराशा, फिर भी उसके सभी गीत सुंदर थे। क्लॉडिना की आकर्षक उपस्थिति एक देवदूत की तरह थी। उसके संपूर्ण चेहरे और बर्फ जैसे सफ़ेद बाल मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे और उसका सौम्य स्वभाव और मधुर व्यवहार उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता था। वह वास्तव में एक सुंदर व्यक्ति थी, अंदर और बाहर दोनों। चाहे क्लॉडिना कहीं भी जाती, वह हमेशा दर्शकों को आकर्षित करती। लोग उसके सुंदर गायन को सुनने और उसकी अद्भुत सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए उसके पास दौड़े चले आते। वह उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी जो उसे जानते थे और उसकी उल्लेखनीय प्रतिभा ने उसे एक आइकन बना दिया। क्लॉडिना, यदि तुम बस थोड़ा विनम्र हो जाओ तो तुम आसानी से इस मुश्किल से बाहर निकल सकती हो। क्या तुम जानती हो, जिस आदमी ने तुम्हें अपने साथ सोने का प्रस्ताव दिया था, वह तुम्हें $1 बिलियन की पेशकश कर रहा है। मुझे अब इस चैरिटी कार्यक्रम को आयोजित करने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम अभी भी उन बेचारे बच्चों के बारे में इतनी चिंतित क्यों हो? वे तुम्हारे करियर में ज़रा भी फर्क नहीं डालेंगे। वह लियो था, जो उस मनोरंजन कंपनी का प्रबंधक था जो क्लॉडिना के एकल करियर को संभाल रही थी। जिस अनाथालय में क्लॉडिना ने अपना बचपन बिताया था, उसे बेदखल किया जा रहा था क्योंकि उसकी जगह पर एक नया व्यवसाय बनाया जाना था, एक ऐसी संभावना जिसे क्लॉडिना और वहां रहने वाले सभी लोग परेशान करने वाले थे, इसकी विलासिता के कारण नहीं, बल्कि इसकी सभी यादों के कारण। क्लॉडिना ने अपने प्रबंधक से एक चैरिटी कार्यक्रम की योजना बनाने का अनुरोध किया और अपने द्वारा लिखे गए नवीनतम गीत को किसी भी व्यक्ति को समर्पित करने की पेशकश की जो इसके लिए भुगतान करेगा। इसके अलावा उसने चैरिटी नीलामी के विजेता को अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर उसके साथ डिनर करने का अवसर प्रदान किया। क्या आप निश्चित हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ डिनर करने के लिए केवल बड़ी राशि का भुगतान करेगा? क्या आप पागल हैं? वे आपका शरीर चाहते हैं। आप अपने बारे में इतना क्यों सोचते हैं? ये सिर्फ एक रात की बात थी, यह एक त्वरित प्रक्रिया थी और आप आसानी से इस समस्या को हल कर सकते थे, उसने बहुत आसानी से कहा। क्लॉडिना ने अपना चेहरा लियो को देखने के लिए उठाया। उसका बर्फ जैसा सफ़ेद रंग कोमल प्रकाश में चमक रहा था, जैसे कि चांद खुद धरती पर उतर आया हो। लियो, उसने नर्म और क्षमाप्रार्थी स्वर में कहा, मुझे पता है कि मैं थोड़ी जिद्दी हूँ और मुझे खेद है।
लेकिन मैं किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना शरीर बेचने के बारे में नहीं सोचूंगी। उसने फिर से अपना सिर झुकाया, लेकिन फिर लियो की ओर देखने के लिए अपनी नज़र उठाई। मुझे अभी भी विश्वास है कि वहाँ कोई दयालु हृदय वाला व्यक्ति है जो कम भाग्यशाली लोगों के संघर्षों को समझने के लिए तैयार है। मुझे अभी भी उम्मीद है। क्या तुम सच में सोचते हो कि हर कोई मेरे जैसा अच्छा है? उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, जिसने तुम्हें कूड़े से निकाला और यहाँ तक पहुँचाया। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम शोबिज की दुनिया में पवित्र रह सकते हो? ये सिर्फ एक सपना है। अगर तुम और भी ऊपर चढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अमीर और शक्तिशाली लोगों के चूतर चाटने होंगे। तब तुम्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से सारा धन मिल जाएगा और तुम अंततः अपनी पवित्रता भी खो दोगे। तुम इसे अपनी कब्र तक नहीं ले जा पाओगे, है ना? क्लॉडिना को स्नो वाइट प्रिंसेस का उपनाम न केवल उसकी अद्भुत सुंदरता के कारण मिला, उसकी त्वचा और बाल ताज़ी गिरी हुई बर्फ की तरह सफ़ेद थे, बल्कि उसके दिल के चारों ओर खड़ी की गई ठंडी दीवार के कारण भी। उसे फ्रोजन हॉट प्रिंसेस के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि कोई भी आदमी उसके द्वारा सावधानी से बनाए गए बर्फ के किले को पिघला नहीं पाया था। क्लॉडिना इतनी ऊंची और परिपूर्ण थी, एक ऐसी चुनौती जिसे कोई भी आदमी स्वीकार करना चाहेगा। वह न केवल जीतने लायक पुरस्कार थी, बल्कि एक ऐसा खजाना थी जिसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। दुनिया की एक देवी, कोई ऐसा व्यक्ति जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता था, फिर भी वह यहाँ थी, पूरी तरह से अप्राप्य। धन्यवाद श्री लियो, आपकी दयालु चिंता के लिए। मैं आपके द्वारा प्रदान किए गए सभी समर्थन के लिए वास्तव में आभारी हूँ। फिर भी मैं अपने विश्वास पर दृढ़ रहूंगा। मैं अपना दिल और शरीर सिर्फ उसी को दूंगी जो मुझे अपने प्यार में पागल कर सके, उसकी दौलत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वह मुझे एक महिला के तौर पर पहचान सके और मेरे साथ उस सम्मान से पेश आए जिसकी मैं हकदार हूँ। क्लॉडिना खड़ी थी। उसका फिगर सफ़ेद और नीले रंग के एक बेहतरीन मिश्रण से सजा हुआ था, एक ऐसी पोशाक जो उसे बिना पंखों के स्वर्ग से उतरती एक परी की तरह दिखा रही थी। मुझे यकीन है कि अगर मैं अपने विश्वास पर दृढ़ रहूंगी तो मेरा सपना सच हो जाएगा, क्लॉडिना ने बाहर निकलने से पहले अपना सिर झुकाते हुए कहा। उस रात वह एक चैरिटी इवेंट की स्टार होगी जिसे उनके प्रबंधन ने एक नेक काम के लिए आयोजित किया था, जिसके लिए वह पूरे दिल से लड़ने के लिए दृढ़ थी। तारांकन 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 आर्थर गार्डनर उस रात एक चैरिटी इवेंट में आए काले सूट में बहुत ही शानदार दिखाई दिए। वह कम भाग्यशाली लोगों की सहायता करके अधिक वीआईपी पॉइंट जमा करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने पहले एक अनाथालय को पैसे दान करने की कोशिश की थी, लेकिन सिस्टम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सर्वाधिकार, कॉपीराइट, नोवेल ड्रीम और सभी अधिकार सुरक्षित। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें हर चीज़ में अपना दिल लगाना होगा। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि सिस्टम उसके प्रयासों को पहचाने और उसे वह पुरस्कार दे जिसका वह हकदार था। इसीलिए वह आज रात चैरिटी कार्यक्रम में आया था। वह और अधिक दान करना चाहता था, जो वह केवल लालच से नहीं बल्कि जुनून के साथ कर सकता था। आर्थर ने जानबूझकर अपनी नई बुगाटी ला वॉचर पफेट से दूरी बना ली, ये जानते हुए कि यह शहर में एकमात्र कार थी और वह गुमनाम रहना चाहता था। उसने जो टैक्सी ली थी वह अंततः साउथलेक के एक होटल के भव्य प्रवेश द्वार पर रुकी। मेहमान इधर उधर घूम रहे थे, प्रत्येक ने अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। क्या बकवास है! ऐसा लगता है कि आज रात का कार्यक्रम वास्तव में शहर के सबसे अमीर लोगों को आकर्षित कर रहा है। मुझे आश्चर्य है कि सुंदर राजकुमारी क्लॉडिना के साथ डिनर करने वाला भाग्यशाली व्यक्ति कौन होगा। उसकी कोमल त्वचा को महसूस करने में सक्षम होने के बारे में सोचने मात्र से ही मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा हो जाती है। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां संपर्क टॉस साइट में दान करें। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां संपर्क टॉस साइट में दान करें। मेनू दिखाएं। उपन्यास, नाटक, उपन्यास अजेय आर्थर गार्डनर। अध्याय 15, धन की प्रचुरता गुना। विशेष प्रस्तावों के साथ नोवेल बिन स्टो का स्वागत करें। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदों को प्राप्त करने के लिए https://novelbin.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। अजेय आर्थर गार्डनर। धन की प्रचुरता। अध्याय 15, धन की प्रचुरता। क्लॉडिना मंच पर पहुंची, जहां भव्य सूट पहने दर्जनों पुरुष बैठे थे। जब वह खड़ी थी और शांति से अपने सामने सभी को देख रही थी, तो वे उसे घूर रहे थे। क्लॉडिना मुस्कुराई। उसकी खूबसूरती ने कमरे को रोशन कर दिया और कुछ लोगों को प्रत्याशा के अचेतन प्रदर्शन में खड़े होने पर मजबूर कर दिया। स्वागत है सभी, उसने एक कोमल आवाज में कहा। आवाज प्रत्येक अतिथि के कानों को सहलाती हुई और उन्हें कमजोर कर देती हुई प्रतीत हुई। आज रात हम एक चैरिटी कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे, उसने कहा। क्लॉडिना एक तरफ चली गई। उसके पीछे बड़ी स्क्रीन दिखाई दी। उस पर अनाथों का एक वीडियो था जो सहायता के लिए बेताब थे ताकि उनके घर को एक व्यावसायिक उद्यम के लिए नष्ट न किया जाए। ऐसे कई लोग हैं जिनकी स्थिति दूसरों से भी बदतर है, उसने कहा। ये बच्चे जिन्होंने अपने परिवारों को खो दिया है और अभी भी उनके दिल में सपने हैं, उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। क्लॉडिना ने कमरे को देखा। उम्मीद है कि उसके कार्यों से उसे वांछित परिणाम मिलेंगे। वह अपने इरादों को वास्तविकता बनाने के लिए दृढ़ थी। मुझे इस कचरे की कोई परवाह नहीं है, चलो बस चैरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको कितने पैसे चाहिए?
मैं अभी सब कुछ चुका दूंगी और बदले में मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम रात भर मेरा साथ दो। क्या बकवास है, क्या तुम्हें लगता है कि कोई इन गरीब अनाथों की मदद करने के लिए यहाँ है? ये तुम्हारे साथ रात बिताने का हमारा तरीका है, हा हा हा। मैं उसके साथ सोने के लिए कोई भी कीमत चुका सकता हूँ। क्लॉडिना ने पुरुषों की आवाज़ सुनी, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा करने की पूरी कोशिश की। अचानक उसने मंच के कोने में माइक्रोफोन पकड़ लिया और एक गाना गाना शुरू कर दिया। एक आदमी ने पियानो बजाया और मधुर संगीत हवा में भर गया। क्लॉडिना ने भी अपना गाना गुनगुनाया जो आत्मा और आकर्षण से भरा था। क्लॉडिना ने एक आकर्षक मधुर आवाज में गाया जिससे सभी श्रोता विस्मय में पड़ गए। हर कोई अवाक था, उसके मंत्रमुग्ध प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध था। क्या शानदार गायन है! वह वास्तव में एक आदर्श लड़की है जिसे एक दिव्य आवाज और शरीर का आशीर्वाद मिला है, किसी ने कहा। बस उसका गायन सुनकर मैं उत्तेजित हो जाता हूँ। मैं कम से कम एक बार उसके साथ प्यार करने में सक्षम होने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, एक और ने कहा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं वाकई उसे चाहता हूँ, तीसरे ने कहा। क्लॉडिना ने अपना गाना पूरा करने के बाद वह मंच के किनारे सोफे पर चली गई और एक आदमी जो होस्ट के रूप में काम कर रहा था उसकी जगह ले ली। ठीक है सब लोग, चलो हमारे चैरिटी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नीलामी के लिए सबसे पहले एक विशेष गीत है जिसे सुश्री क्लॉडिना ने संगीतबद्ध और गाया है। उन्होंने इसमें अपना दिल और आत्मा डाल दी है, इसलिए उनकी अपार प्रतिभा को देखने वाले पहले व्यक्ति बने। हमारी अपनी व्हाइट स्नो प्रिंसेस बोली $1,00,000 से शुरू होती है, उन्होंने नीलामी शुरू होते ही घोषणा की। फिर मेहमानों में से एक खड़ा हुआ, वह कमरे के सामने की ओर गया और अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। 190 सेमी 6.23 फीट की प्रभावशाली ऊंचाई वाले 25 वर्षीय व्यक्ति हैरी ब्लैक का खुलासा हुआ। मुझे पता है कि आप लोग वास्तव में इस दान की परवाह नहीं करते हैं, है ना? मुझे यकीन है कि जब दिन का सबसे अच्छा हिस्सा सुश्री क्लॉडिना के साथ डेट करना होता है तो कोई भी किसी भी चीज़ पर बोली लगाने में दिलचस्पी नहीं रखता है। हैरी उस रात इकट्ठा हुए लोगों के इरादों से अच्छी तरह वाकिफ था, वे सभी क्लॉडिना को लुभाने के मौके की होड़ में थे। हालांकि उसने एक अलग योजना बनाई थी, वह अपनी बुद्धि, आकर्षण और अच्छे लोग से उसे चकित करना चाहता था। इस बात पर आश्वस्त कि वह उसे जीतने वाला व्यक्ति होगा, हैरी एक स्थायी छाप छोड़ने के लिए दृढ़ था। सुश्री क्लॉडिना, हैरी ने उसे प्रणाम करते हुए कहा, मैं 25 साल की उम्र में एक सफल सीईओ हूं और साउथ लेक के 10 सबसे अमीर लोगों में से एक हूं। मेरा मानना है कि मैं आपके प्यार और स्नेह के लायक सबसे अच्छा आदमी हूं। मैं आपके गाने को $100 मिलियन में खरीदने की पेशकश करके आपको ये साबित करने के लिए तैयार हूं, ये दिखाते हुए कि मैं आपके साथ सिर्फ एक डेट से ज़्यादा चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि हमारा रिश्ता लंबे समय तक चलने वाला और खुला रहेगा। नोबल ड्रामा ऑग के स्वामित्व में। हैरी ने क्लाउडिना को देखकर हल्के से और आत्मविश्वास से मुस्कुराया, उसे यकीन था कि उसके शब्द और आकर्षण उसे जीत लेंगे। उसे यकीन था कि दुनिया की कोई भी महिला पैसे की ताकत का विरोध नहीं कर सकती। क्या बकवास है, किसी ने चिल्लाया। 32 वर्षीय एस्टन स्कॉट ने खड़े होकर अपना मुखौटा उतार दिया। उन्होंने घोषणा की, हैरी, आप अपने माता पिता की मदद के बिना इतने अमीर नहीं होते। मैं साउथ लेक के 3 सबसे अमीर लोगों में से एक हूँ, इसलिए मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसे क्लाउडिना का साथी होना चाहिए। एस्टन स्कॉट फिर स्टेज के सामने चले गए और क्लाउडिना के सामने गहराई से झुके। सुश्री क्लॉडिना, उसने प्रशंसा से भरी आवाज में कहा, आप साउथ लेक या शायद पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हैं। मुझे आपका सहायक बनने दीजिए, एक ऐसा देवदूत जो आपकी किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, बशर्ते आप 1 महीने तक मेरे साथ रहें। मैंने आपका गाना $200 मिलियन में खरीदा है। अब चलिए अगली वस्तु नीलामी की ओर बढ़ते हैं, मुझे आपको और इंतजार नहीं कराना चाहिए। एस्टन को लगता था कि वह कमरे में सबसे अमीर व्यक्ति है और उसे यकीन था कि वह शर्त जीत जाएगा। जब उसने क्लॉडिना के शानदार चेहरे को देखा तो उसका उत्साह और बढ़ गया, उसने अपने होंठ चाटे, अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया। मैं उसके शरीर का आनंद लेने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा, उसने सोचा। $300 मिलियन, हैरी ब्लैक ने एस्टन की ओर आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए दोहराया। आप मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पाएंगे, मिस्टर एस्टन। मैं यहाँ अपनी प्रतिबद्धता दिखाने आया हूँ, जबकि आप केवल अपनी वासना को संतुष्ट करने आए हैं। मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो इस नीलामी को और सुंदर क्लॉडिना का दिल जीतने जा रहा हूँ। तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझसे अलग हो, बच्चे? एस्टन ने चुनौती दी, $400 मिलियन। बेहतर होगा कि तुम रुक जाओ और अगली नीलामी के लिए अपने पैसे बचाकर रखो। भीड़ अवाक रह गई जब उन्होंने 2 अपार धनवान लोगों को रात की नीलामी की सबसे बेकार वस्तु के लिए प्रतिस्पर्धा करते देखा। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, मुझे नहीं लगता कि मैं अब उनसे अधिक बोली लगा सकता हूँ, दर्शकों में से एक ने बड़बड़ाया। मुझे परवाह नहीं है, मैं क्लॉडिना को डेट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। $1 बिलियन। कमरे के कोने में किसी ने पुकारा, अपना हाथ उठाते हुए उसने उस वस्तु पर बोली लगाई जिसके लिए हैरी और एस्टन लड़ रहे थे।
अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस, साइट मैप, दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय आर्थर गार्डनर। अध्याय 16, चमकदार प्रदर्शन, गुना विशेष ऑफर के साथ नोवेल बनस्टो का स्वागत करें। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbun.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। अजय आर्थर गार्डनर। चमकदार प्रदर्शन। अध्याय 16, चमकदार प्रदर्शन। $1 बिलियन किसी ऐसी चीज के लिए जो अनिवार्य रूप से बेकार है। उस राशि के लिए उसे क्या मिला? उसके लिए समर्पित एक गीत। ये सिर्फ हास्यास्पद है, भले ही वह गीत बेच दे, मुझे यकीन है कि उसे उस पैसे का एक अंश भी वापस नहीं मिलेगा। हाँ, मैं सहमत हूँ, क्लॉडिना का गायन अद्भुत है, लेकिन $1 बिलियन, ये बेवकूफ़ी है। सभी की नज़रें आर्थर पर चली गईं, जो कमरे के कोने में बैठे थे, उस आदमी की पहचान पर सवाल उठा रहे थे। वह कौन है? एस्टन ने हैरी की ओर देखा। मुझे कैसे पता, मिस्टर एस्टन? मुझे वास्तव में उसकी परवाह नहीं है। ऐसी बेकार चीज़ के लिए ये कितना बेकार है। उसे ये लेने दो और हम अपना पैसा अंतिम वस्तु पर लगाएंगे। हैरी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। एस्टन को लगा कि उसका अभिमान कलंकित हो गया है। किसी ने अपनी संपत्ति का दिखावा करके उसका अपमान किया था। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो। क्या बकवास है, उसने जानबूझकर एक गाने के लिए $1 अरब की पेशकश करके मेरा अपमान किया। उसने गुस्से से सोचा। जैसे ही एस्टन आर्थर की ओर बढ़ा, सभी की निगाहें तुरंत उसकी ओर खींच गईं। हैरी उसके पीछे पीछे चला गया। एस्टन सीधे आर्थर के सामने खड़ा था, जो सोफे पर लेटा हुआ था। तुम कौन हो? तुम अपना मुखौटा क्यों नहीं उतारते? मैं यहाँ अकेला हूँ जो शीर्ष 3 सबसे अमीर लोगों में हूँ, तो तुम अपनी संपत्ति का दिखावा करके मुझे चुनौती क्यों दे रहे हो? मैं कह सकता हूँ, ये लोग पूरी तरह से मूर्ख हैं। हैरी ने उनके चारों ओर खड़े होकर दृढ़ता से कहा, क्या तुमने अभी एक अमीर आदमी को लूटा है? $1 अरब में तुम इससे भी ज्यादा कुछ हासिल कर सकते थे। आपने जो खरीदा है उससे कहीं ज्यादा कीमती है। मुझे यकीन है कि आपके दिमाग कभी भी मेरे सोचने के तरीके को समझ नहीं पाएंगे। आखिरकार, मैं एक स्मार्ट और सफल युवा सीईओ हूं और इस शहर में मेरे जैसा सिर्फ एक ही है। हैरी ने यह पता लगाने की कोशिश की कि उसके सामने कौन आदमी है, लेकिन वह कोई विचार नहीं निकाल पाया। वह जानता था कि उसके पास क्लॉडिना का दिल जीतने की योजना है, लेकिन अगर कोई मूर्खता से बेकार की चीज़ खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करता है, तो उसे डर था कि उसकी योजना विफल हो जाएगी। हैरी जिस मुश्किल स्थिति में था, उसके बावजूद वह अभी भी आश्वस्त था। उसकी बुद्धिमत्ता इसका सिर्फ एक कारण थी, उसका अच्छा रूप और आकर्षण भी किसी भी महिला के लिए निर्विवाद था। उसे यकीन था कि वह अपने सामने वाले आदमी को मात दे सकता है, जिससे वह दर्शकों, खासकर क्लॉडिना के सामने मूर्ख और शर्मिंदा दिखाई देगा। इस आदमी को देखो, हैरी ने आर्थर की ओर इशारा करते हुए और मंच पर सोफे पर बैठी क्लॉडिना सहित कमरे में सभी को देखते हुए कहा। वह एक मूर्ख व्यक्ति का उदाहरण है जिसने अपनी संपत्ति बर्बाद कर दी है। मेरा संदेह है कि उसने ये सारी संपत्तियां बुरे तरीकों से हासिल की हैं। चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, इस तरह के व्यक्ति के पास अंततः सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वह इसे ठीक से प्रबंधित करने में बहुत मूर्ख है। एस्टन मुस्कुराया और फिर हैरी से कहा, बेशक, मुझे यकीन है कि केवल मेरे जैसा व्यक्ति ही इतने लंबे समय तक धन को संभाल कर रख सकता है ना? एस्टन ने फिर आर्थर की ओर मुड़कर पूछा, आपके पास कितना पैसा है? आप इसका उपयोग नीलामी के लिए रखी गई सभी छोटी मोटी वस्तुओं को खरीदने के लिए क्यों नहीं करते, और मुझे, एक पूरी तरह से प्रतिष्ठित व्यक्ति को, क्लॉडिना लेने देते हैं? मुझे यकीन है, हैरी ने आत्मविश्वास से कहा, उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ, कि वह यहाँ ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा और उसे जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आर्थर ने गहरी सांस ली, फिर मेजबान की ओर मुंह करके कहा, चलो अगली वस्तु पर चलते हैं। ठीक है, सब लोग। मेजबान ने फिर से जीवंत आवाज में बात की। पहली वस्तु श्री ग्लिट्जी को $1 बिलियन में बेची गई। आर्थर ने उस रात नीलामी के लिए ग्लिट्जी उपनाम लिया था। नाम का अर्थ दिखावटी, आकर्षक, भड़कैला या चमकीला होता है, जिसे उसकी असली पहचान छिपाने के लिए चुना गया था। हालांकि उसे खुद को छिपाना खास पसंद नहीं था, लेकिन उसे लगा कि अमीरों के इस अनजान क्षेत्र में सुरक्षित रहना जरूरी है। वह इस बात की कुछ समझ हासिल करने की उम्मीद कर रहा था कि ये दुनिया कितनी बर्बर हो सकती है। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने आर्थर के कामों के लिए तालियां बजाईं, लेकिन उनकी संदिग्ध निगाहों ने उनके असली विचारों को उजागर कर दिया। चलो देखते हैं कि इन सब बेकार चीज़ों को खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे हैं, उन्होंने आपस में बुदबुदाया। ठीक है, सब लोग। अगली वस्तु वह विशेष माइक्रोफोन है जिसका उपयोग सुश्री क्लॉडिना ने लाइव दर्शकों के सामने अपनी पहली प्रस्तुति के समय किया था। $1 बिलियन। आर्थर ने फिर से अपना हाथ उठाते हुए कहा, मैं अगली वस्तु पर जाने के लिए तैयार हूँ, होस्ट। एस्टन क्रोध से भर गया, उसे उस आदमी को मुक्का मारने की इच्छा हो रही थी जिसने उसके सामने अपनी संपत्ति का इतना अहंकारपूर्ण प्रदर्शन किया था। वह साबित करना चाहता था कि उसके पास वास्तव में कितना पैसा है। प्रक्रिया को तेज करें, होस्ट।
नीलामी में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु पर जाएं। वह चिल्लाया, $1 बिलियन, $1 बिलियन, $1 बिलियन, $1 बिलियन, $1 बिलियन। आथा ने लगातार 7 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत $1 बिलियन थी। अंत में वे रात की आखिरी वस्तु की नीलामी के लिए तैयार थे। वह आदमी कौन है? क्लॉडिना ने उत्सुकता से पूछा। उसकी आंखें आशंका से चौड़ी हो गईं क्योंकि वह कमरे में चारों ओर देख रही थी। बोली तेज हो गई थी और कई प्रतिभागी मिस्टर ग्लिट्जी के चारों ओर भीड़ लगाने लगे थे, उन्हें घेर लिया था। उसे डर का एहसास हुआ, सोच रही थी कि आगे क्या होगा। उस आदमी ने उस रात नीलाम की गई वस्तुओं पर $8 बिलियन खर्च किए थे। ये पैसे के लिए एक ऐसा मूल्य था जिसकी क्लाउडिना ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे अनाथालय में अपने दोस्तों को बताना होगा, उसने खुशी से कहा, इतनी प्रबल भावना के साथ कि ऐसा लग रहा था कि वह फूट फूट कर रोने वाली थी। क्लाउडिना ने सोचा, यह आदमी क्या चाहता है? उसने इस चैरिटी कार्यक्रम के लिए इतना पैसा क्यों खर्च किया? क्या वह उन अन्य लोगों की तरह है जो सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं? उसने शुरू से ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे, वह सिर्फ रात के खाने के लिए उनके साथ शामिल होगी। क्या यह उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा? उसने असमंजस में अपना सिर हिलाया। क्या उसे उस आदमी द्वारा खर्च किए गए सारे पैसे के बदले में सिर्फ रात के खाने के बजाय बिस्तर पर सेवा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? ठीक है, ठीक है। एस्टन ने उस रात नीलाम होने वाली आखिरी वस्तु को पेश करने से पहले ही होस्ट को बीच में टोकते हुए चिल्लाया। सभी का ध्यान एस्टन की ओर चला गया क्योंकि एक साथ कोई दिखाई दिया और मंच की ओर चला गया। वह व्यक्ति लियो था, जो क्लाउडिना के करियर को संभालने के लिए जिम्मेदार मनोरंजन कंपनी का प्रबंधक था। मुझे लगता है कि आज रात किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को एक घोषणा करनी है, एस्टन ने कहा। लियो को यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि आज शाम की नीलामी में काफ़ी धन जुटाया गया। वह बहुत खुश था क्योंकि प्रबंधन आय का एक हिस्सा लेगा, जिसका मतलब था कि वह और भी ज़्यादा पैसे कमाएगा। नतीजतन लियो को भरोसा था कि धनी उपस्थित लोगों की मदद से वह सफल हो पाएगा। नियोजित निर्णय लें। मैं इस शहर के धनी व्यक्तियों की वास्तव में सराहना करता हूं और उन पर गर्व करता हूं। परिणामस्वरूप इस नीलामी के मद्देनज़र प्रबंधन ने उस वस्तु को बदलने का फैसला किया है जिसे हम आज रात ग्रैंड फिनाले के रूप में नीलाम करेंगे। शुरू में ये सुश्री क्लॉडिना के साथ सिर्फ एक दिन था। हालांकि मैंने कॉल किया, लियो ने कहा, नोवेल ड्रीमर ऑग के स्वामित्व में, एक हल्की मुस्कान के साथ जिसका सभी ने बहुत उत्साह और उत्तेजना के साथ स्वागत किया। लियो, क्लॉडिना ने हताश होकर चिल्लाया, लेकिन फिर एक जैसे काले सूट पहने 4 बड़े आदमियों ने अचानक उसे घेर लिया। चलो आज रात नीलामी को और भी दिलचस्प बनाते हैं। सुश्री क्लॉडिना की वर्जिनिटी को सबसे अधिक बोली लगाने वाले को नीलाम करके लियो ने घोषणा की। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय आर्थ गार्डनर। अध्याय 17। अपने स्थान पर खड़े रहो। गुना विशेष ऑफर के साथ नोवेल बन स्टोर का स्वागत करें। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सबसे अच्छे सौदे पाने के लिए https://novelbun.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। अजय आर्थ गार्डनर। स्टैंड योर ग्राउंड। अध्याय 17। स्टैंड योर ग्राउंड। नहीं, मैं इस पर कभी सहमत नहीं थी, मिस्टर लियो, क्लॉडिना ने कहा क्योंकि उसने अपनी असंतुष्टि को व्यक्त करने का प्रयास किया था। हालांकि वह शक्तिहीन थी क्योंकि 4 हटे कट्टे आदमियों ने उसे घेर लिया था। मुझे जाने दो, उसने कहा, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। मैं इस पर कभी सहमति नहीं दूंगी, मेरा कभी खुद को बेचने का इरादा नहीं था। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, इस बार तुमने मुझे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर किया जो मैं नहीं चाहती थी, उसने अविश्वास में अपना सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन लियो आगे की रात के लिए गर्व और उत्साहित दिखाई दिया। आखिरकार, अगर कोई बेकार की चीज़ पर $1 अरब खर्च करने को तैयार है, तो वह क्लॉडिना के शरीर का आनंद लेने के लिए कितना खर्च करने को तैयार होगा। लियो क्लॉडिना जैसी महिलाओं से निपटने का आदी था, जो मनोरंजन की दुनिया में प्रवेश करते समय अपने गुणों को महत्व देने का दिखावा करती थीं। हालांकि वह अच्छी तरह से जानता था कि यह सब दिखावा था। वह जितनी भी लड़कियों को जानता था, वे अंत में पैसे के आगे झुक गई थीं। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जो पैसे का विरोध कर सके। इसके अलावा क्लॉडिना आज रात उन मूर्ख अनाथों को बचाने के लिए बड़ी रकम जुटाने के लिए ऐसा कर रही थी। लियो को यकीन था कि क्लॉडिना अंत में आभारी होगी, क्योंकि ऐसा अवसर दुर्लभ था और केवल एक बार ही मिल सकता था। घटना के बाद वे दोनों अमीर बन जाएंगे और उच्च सामाजिक स्थिति में पहुंचेंगे। उसने सोचा कि किसी के साथ एक रात सोने जाना कोई बड़ी बात नहीं है ना? लियो क्लॉडिना के पास गया और उसे देखकर धीरे से मुस्कुराया, लड़की की उदासी को देखते हुए और उसके चेहरे पर गुस्से को चुपचाप दबाते हुए। क्लॉडिना, कृपया बस मान जाओ। तुम 10 बिलियन या उससे ज़्यादा कमा सकती हो। तुम्हें बस किसी के साथ रात भर रहना है। क्या ये बढ़िया प्रस्ताव नहीं है? क्लॉडिना ने अपना सिर जोर से हिलाया। मैं इस पर कभी सहमत नहीं थी, मी। लियो, कृपया इस बात पर पुनर्विचार करें कि आप मुझसे क्या करने के लिए कह रहे हैं।
क्लॉडिना इस समय वास्तव में फंस गई थी। वह असहाय थी और उसका कोई नियंत्रण नहीं था। वह अकेली थी, जबकि उसके आसपास के सभी लोग उसे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे थे जो वह नहीं करना चाहती थी। कौमार्य, क्या ये वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है? शायद दूसरों के लिए ये बस कुछ आकस्मिक बात हो, लेकिन क्लॉडिना के लिए नहीं। वह एक लड़की थी जो अनाथालय में पली बड़ी थी, जिसे स्नेह से वंचित रखा गया था। उसने इतना कुछ सीखा था कि अगर कोई उसे अंततः मिल जाए और उसे वह प्यार दे सके जो वह चाहती थी और जिसका वह सपना देखती थी, तो वह उसे कुछ भी देने को तैयार थी, जिसमें उसका कौमार्य भी शामिल था, जो शायद इतना महत्वपूर्ण न लगे। फिर भी कम से कम वह अपनी पवित्रता उस आदमी को दे सकती थी जो अंततः उसका दिल जीत लेगा। क्लॉडिना, तुम्हें सच में समझना होगा कि पैसा प्यार के समान है। तुम्हें क्या लगता है कि प्यार वास्तव में क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि कोई बिना सोचे समझे $10 बिलियन दे देगा? बिल्कुल नहीं। वे इसे प्यार से करते हैं, वे तुम्हारे लिए अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए मुझे लगा कि आज रात तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिल जाएगा। कोई ऐसा जो तुम्हारे साथ रहने के लिए सबसे ज्यादा पैसे देगा। इसीलिए इसे प्यार करना कहते हैं, है ना? क्या तुम समझ रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? लियो ने कहा, उसका चेहरा और मुस्कान आश्वस्त करने वाली थी। मेरा विश्वास करो, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो तुम मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद दोगी। क्या तुम समझती हो? हैरी ब्लैक ने जल्दी से स्थिति का आकलन किया और महसूस किया कि अपनी बुद्धि के साथ वह निश्चित रूप से जीत जाएगा। वह रात को जीतने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, साथ ही साथ क्लॉडिना के शरीर और दिल को भी। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी एस्टन स्कॉट एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी साबित हो रहा था, क्योंकि वह लड़की को जीतने के लिए बड़ी रकम खर्च करने को तैयार था। यह महसूस करते हुए कि पैसा निर्णायक कारक नहीं होगा, हैरी ने खुद से सोचा, अगर मैं उसे अपने धन से प्रभावित नहीं कर सकता तो मुझे इसे अपनी बुद्धि से करना होगा। आखिरकार मैं सबसे अच्छा बोलने वाला व्यक्ति हूं जिसे मैं जानता हूं। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ हैरी ने घोषणा की, मैं तैयार हूं। देखते हैं कौन जीतता है। जॉन, बहुत बहुत धन्यवाद मी ग्लिट्जी। इस दान से एक छोटा व्यवसाय शुरू करने का मेरा सपना सच हो जाएगा। सारा, मैं आपके उदार दान के लिए बहुत आभारी हूं मी ग्लिट्जी। यह मुझे डॉक्टर बनने की मेरी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा। माइक, ये दान मेरे लिए बहुत मायने रखता है मिस्टर ग्लिट्जी। अब मेरे पास दुनिया भर में यात्रा करने का साधन है और विभिन्न संस्कृतियों का अन्वेषण करें। जेन, आपका दान मुझे कॉलेज जाने के अपने सपने को साकार करने में मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर ग्लिट्जी। सैम, आपका दान मुझे एक पेशेवर एथलीट बनने की मेरी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर ग्लिट्जी। स्टीव, ये दान मुझे मेरे जैसे अन्य अनाथों की मदद करने के लिए एक चैरिटी शुरू करने में मदद करेगा। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद मिस्टर ग्लिट्जी। होस्ट के इस उदार कार्य के लिए कई अनाथ बच्चे बहुत प्रभावित और आभारी हैं, जो इतने सारे लोगों के जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। इसके लिए सिस्टम आपको 100 VIP अंक देगा। आथा आश्चर्य से चौंक गया जब उसने अपने सामने पारदर्शी पाठ की एक श्रृंखला देखी। उसने उस रात नीलामी में बोली लगाई गई वस्तुओं के लिए पूरी राशि का भुगतान किया था और इस बार उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वह इससे बहुत खुश था। 100 VIP अंक। सिस्टम टिप्पणी। आथा ने घबराकर खुद से सोचा, यहाँ शर्मिंदगी का क्षण आता है। वह उम्मीद कर रहा था कि सिस्टम कोई ऐसी टिप्पणी देगा जिससे उसे अजीब लगे। होस्ट, अगर मिस क्लाउडिना के प्रति आपका आकर्षण न होता तो आप अधिक VIP अंक अर्जित कर सकते थे। मेरा मतलब है, मैं आपके उत्साह को समझ सकता हूं, लेकिन मैं पूरी तरह से बता सकता हूं कि उसका आकर्षण और उसका खूबसूरत रूप आपकी प्रेरणा का एक प्रमुख स्रोत है। आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। होस्ट, आपको यह विषय क्यों उठाना है? क्या किसी पुरुष का उसके जैसी खूबसूरत महिला की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक नहीं है? मैं गलत नहीं हूं और मैं भी सामान्य हूं, इसलिए मेरी मर्दानगी के साथ मजाक मत करो। अगर मुझे मौका मिले तो मैं क्लॉडिना को भी ले लूंगा। कम से कम मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो केवल वासना से प्रेरित हो। आथा इस जगह पर VIP पॉइंट इकट्ठा करने और खुद से कम भाग्यशाली लोगों की मदद करने के इरादे से आया था। हालांकि वह आंशिक रूप से इस तथ्य से प्रेरित था कि इस आयोजन के पीछे का व्यक्ति क्लॉडिना था, जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी। यही वह चीज़ है जो आपको यहाँ अन्य पुरुषों से अलग बनाती है। होस्ट, अब अपनी लड़ाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप, दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय आर्थ गार्डनर। अध्याय 18, महत्वाकांक्षा की कीमत गुना। विशेष ऑफर के साथ नोवेल बन स्टोर का स्वागत करें। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbun.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें।
अजय आर्थर गार्डनर C18 महत्वाकांक्षा की कीमत अध्याय 18 महत्वाकांक्षा की कीमत होस्ट आर्थर गार्डनर शेष 99 खरब 61 अरब 47 करोड़ 49,99,995 अमेरिकी डॉलर शरीर 30 अच्छा दिमाग 35 अच्छा VIP अंक 100 कौशल 1 ड्राइविंग 10 शुरुआती पार्टनर 1 एडना रॉस 22 80%। आर्थर मुस्कुराया क्योंकि उसने ढेर सारे VIP पॉइंट्स जमा कर लिए थे ठीक उसी समय जब वह एक मुश्किल स्थिति में था जो उसे कुछ असाधारण करने के लिए मजबूर कर सकती थी। यार मैं 100 VIP पॉइंट्स के साथ कुछ बेहतरीन काम कर सकता हूँ, उसने सोचा। अगर उसे इसे हल करना था तो आर्थर अपने VIP पॉइंट्स को बॉडी में और बाकी को मार्शल आर्ट्स स्किल्स में लगा सकता था जो उसे तुरंत एक औसत जो से आयरन फिस्ट में बदल देगा। जो नीलामी हो रही थी उसने एक आपराधिक मोड़ ले लिया था क्योंकि आयोजक क्लॉडिना की वर्जिनिटी को नीलाम करने का प्रयास कर रहे थे जिसे उसने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में मौजूद पुरुष जंगली जानवर बन गए थे जो अपनी पूरी ताकत से भव्य पुरस्कार के लिए लड़ने के लिए तैयार थे, खासकर वे जो महसूस करते थे कि उनके पास पर्याप्त धन है। वह एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा था। उसे यकीन नहीं था कि अगर उसने कुछ किया तो क्या होगा। कुछ लोग नाराज हो सकते हैं और लड़ाई छिड़ सकती है या दूसरा पक्ष सशस्त्र सुदृढ़ीकरण ला सकता है। वह क्लॉडिना की मदद करना चाहता था, चाहे वह उसकी सुंदरता के लिए वास्तविक चिंता या प्रशंसा के कारण हो। किसी भी तरह से वह अपने सामने ऐसा कुछ नहीं होने देगा। आर्थर ने आह भरी जब लियो ने रात की आखिरी नीलामी शुरू की। रुको रुको, युवा CEO हैरी ब्लैक ने चिल्लाया जैसे ही वह जल्दी से अपने पैरों पर वापस खड़ा हुआ। मुझे एक पल दो। वह आगे बढ़ा और सभी बोलीदाताओं का सामना किया, ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वे सभी उसे सुन लें। हम इसे जारी नहीं रहने दे सकते, उसने कहा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, हैरी? एस्टन ने विरोध में कहा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम बस इस नीलामी के लिए समय खरीदने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने से बेहतर काम है? नहीं, कृपया मुझे समझाने दो, हैरी ने जोर दिया। हम सभी जानते हैं, हैरी ने आगे कहा, हम यहाँ एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखकर आए हैं। लेकिन अगर हमारी यात्रा का अंत सुश्री क्लॉडिना के कौमार्य की नीलामी के साथ होता है तो ये बहुत सरल होगा। ये सही नहीं है। क्लॉडिना ने हैरी की ओर देखा जब वह बोल रहा था, सोच रहा था क्या वह मेरे लिए खड़ा होगा। हालांकि हैरी के दिमाग में यह नहीं था। वह अपने एक प्रतिद्वंद्वी, चिड़चिड़े और अप्रिय ब्लिट्ज़ी से छुटकारा पाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। इसलिए उसने एक योजना बनाई। मुझे नहीं लगता कि हर कोई इससे सहमत होगा। मुझे लगता है अभी के लिए सुश्री क्लॉडिना के साथ अकेले में डिनर करना मेरे लिए पर्याप्त से अधिक होगा, हैरी ने कहा। फिर वह क्लॉडिना की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। तो आप क्या सुझाव देते हैं? एस्टन चिल्लाया, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम चाहते हो कि हम यह नीलामी छोड़ दें? क्या तुम पागल हो? नहीं, मुझे लगता है कि हमें नीलामी में सुश्री क्लॉडिना के साथ डिनर को बनाए रखना चाहिए। ये बहुत अनुचित नहीं लगता है न? हैरी ने लियो की ओर देखते हुए पूछा। ठीक है। लियो इस विचार से खुश था क्योंकि इसका मतलब था कि अधिक पैसा आएगा जिससे वह और भी अमीर हो जाएगा। अब इसे और टालने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो सुश्री क्लॉडिना के साथ डिनर के लिए नीलामी शुरू करते हैं, उसने कहा। हैरी की योजना आर्थर को अंतिम नीलामी से बाहर निकालने की थी ताकि उसके पास जितना पैसा है उसे निकालकर प्रतियोगिता में केवल उसे और एस्टन को ही छोड़ा जा सके, जिससे हैरी को बढ़त मिल जाएगी। फिर वह आर्थर की ओर चला गया। तो तुम अपना सारा पैसा क्लॉडिना के साथ डिनर पर क्यों नहीं खर्च करते, है न? उसने ताना मारा। तुम स्नो वाइट प्रिंसेस क्लॉडिना के साथ डिनर का मूल्य सिर्फ $1 बिलियन नहीं आंकते, है न? हैरी ने कहा। मुझे देखने दो कि तुम अपने पैसे के साथ इतने लापरवाह होने में कितने मूर्ख हो। हैरी ने अपनी बाहें क्रॉस की और उसे डराने की कोशिश में आर्थर को घूरा। उसे पूरा यकीन था कि वह समझ सकता है कि आर्थर क्या सोच रहा है। आर्थर जैसे लोग जो भौतिक संपत्ति पर बहुत जोर देते थे आमतौर पर जल्दी गुस्सा हो जाते थे और आसानी से भड़क जाते थे। इसका फायदा उठाते हुए हैरी को यकीन था कि वह उन्हें तब तक हेरफेर कर सकता है जब तक कि वे अपने सिर से ऊपर न हो जाएं। अब अपनी बोली बताओ, हैरी ने चुनौती दी। $1 बिलियन, आर्थर ने शांति से कहा, जोर देने के लिए अपना हाथ उठाया। क्लॉडिना ने आर्थर की आंखों में देखने के लिए अपना सिर उठाया। वह आदमी बहुत आगे निकल गया है। उसने बहुत सारा पैसा ऐसे खर्च किया जैसे कि कुछ भी नहीं था। उसने सोचा, क्या वह इतना अमीर है कि वह एक ही रात में अरबों खर्च कर सकता है? वह मुझसे क्या चाहता है? क्लॉडिना ने जोर से सोचा। यह मेरा शरीर होना चाहिए, उसने निराशा में अपना सिर नीचे करते हुए निष्कर्ष निकाला। मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। कमरे में कई लोग स्थिति के बारे में बात करने लगे। वह वास्तव में पागल है, एक व्यक्ति ने टिप्पणी की। उसके पास कितना पैसा है? मैं भूल गया हूं कि उसने आज रात कितना खर्च किया है। ये लगभग $11 बिलियन है, दूसरे ने उत्तर दिया। ये बिल्कुल पागलपन है। इतने पैसे से आप एक ऐसा व्यवसाय बना सकते हैं जिसका लाभ कई पीढ़ियों तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
वे अनाथ इस बार वाकई भाग्यशाली हैं, तीसरे ने कहा। वे अचानक अमीर हो जाएंगे क्योंकि एक आदमी की मूर्खता के कारण जो केवल क्लॉडिना के लिए अपनी वासना से प्रेरित है। $2 बिलियन। हैरी ने आथा को सीधे इशारा करते हुए एक धूर्त मुस्कान के साथ उत्तर दिया। वह जानता था कि आथा जो चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए उन्हें पूरा भरोसा था कि भले ही वह उनसे ज्यादा बोली लगा दे, आथा उन वस्तुओं को हासिल करने के अपने प्रयासों में लगे रहेंगे। आथा ने बोली में इजाफा करते हुए कहा, $4 बिलियन। $5 बिलियन, हैरी ने बोली जारी रखते हुए जवाब दिया। ये बिल्कुल पागलपन है। क्या आपको लगता है कि हैरी वास्तव में जो कर रहा है उसके प्रति गंभीर है? वह बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा है। क्या होगा अगर मिस्टर ग्लिट्जी हैरी द्वारा पहले से लगाई गई बोली से अधिक बोली नहीं लगाता? वह बहुत सारा पैसा खो देगा। वे दोनों पागल हैं। मुझे लगता है कि मैं गलत नीलामी में आ गया हूँ। फिर भी मैं अभी भी इस तरह का मनोरंजक शो देख सकता हूँ। हालांकि कुछ क्षणों के बाद आथा अभी भी चुप रहा, हैरी की बोली से मेल खाने के लिए कोई और बोली नहीं लगाई। ठीक है, तो क्या यह नीलामी मिस्टर हैरी द्वारा $5 बिलियन में यह वस्तु जीतने के साथ समाप्त होगी? लियो ने मंच से पुकारा। नहीं, रुको। हैरी ने लियो से विनती की। उसे पूरी उम्मीद थी कि वह किसी और को उससे अधिक बोली लगाने का मौका देगा। वह घबराहट से कांप रहा था। वह सिर्फ डिनर करने के लिए इतना पैसा खर्च करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। अगर वह उसे अपने बिस्तर पर ले जा सकता था तो वह उसके साथ सिर्फ खाना खाने से क्यों संतुष्ट होगा? नहीं, वह चिल्लाया। फिर वह आथा की ओर मुड़ा, उसके चेहरे की ओर इशारा करते हुए, और सख्ती से कहा, अरे तुम अभी मुझसे ज्यादा बोली लगाओ। हैरी को यकीन था कि उसकी गणना सही थी। उसके सामने खड़ा आदमी नीलाम की जा रही सभी वस्तुओं को हासिल करने के लिए बहुत उत्सुक लग रहा था, इसलिए उसे इतना लुभाना था कि वह अपना सारा पैसा खर्च कर दे और आखिरी दौर में बाहर हो जाए। हैरी ने इतनी सावधानी से योजना बनाई थी कि उसे यकीन था कि वह गलत नहीं हो सकता। लेकिन उस आदमी ने हैरी की बोली से ज्यादा बोली क्यों नहीं लगाए? हैरी और भी ज्यादा कांप उठा और उसके शरीर से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। आखिरकार $5 बिलियन एक बड़ी रकम थी और वह अपनी मनचाही चीज हासिल किए बिना इतनी राशि गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। आथा ने बस हैरी की ओर देखा और जवाब दिया, क्या तुम ही नहीं हो जो इसे पहले चाहते थे? उसी समय एस्टन मुस्कुराया क्योंकि उसके दिमाग में एक योजना बनने लगी थी, एक ऐसी योजना जिससे उसे यकीन था कि उस रात उसके दोनों प्रतिद्वंद्वी आत्मसमर्पण कर देंगे। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं। उपन्यास, नाटक, उपन्यास अजय आर्थर गार्डनर। अध्याय 18, महत्वाकांक्षा की कीमत गुना। विशेष ऑफर के साथ नोवेल बिन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbin.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। अजय आर्थर गार्डनर C18, महत्वाकांक्षा की कीमत। अध्याय 18, महत्वाकांक्षा की कीमत। होस्ट आर्थर गार्डनर। शेष $99,61,47,99,995 अमेरिकी डॉलर। बॉडी 30 अच्छा, दिमाग 35 अच्छा, VIP अंक 100, कौशल 1, ड्राइविंग 10, शुरुआती पार्टनर 1, एडना रॉस 22, 80%। आर्थर मुस्कुराया क्योंकि उसने ढेर सारे VIP पॉइंट्स जमा कर लिए थे, ठीक उसी समय जब वह एक मुश्किल स्थिति में था जो उसे कुछ असाधारण करने के लिए मजबूर कर सकती थी। यार, मैं 100 VIP पॉइंट्स के साथ कुछ बेहतरीन काम कर सकता हूँ, उसने सोचा। अगर उसे इसे हल करना था तो आर्थर अपने VIP पॉइंट्स को बॉडी में और बाकी को मार्शल आर्ट्स स्किल्स में लगा सकता था, जो उसे तुरंत एक औसत जो से आयरन फिस्ट में बदल देगा। जो नीलामी हो रही थी उसने एक आपराधिक मोड़ ले लिया था, क्योंकि आयोजक क्लॉडिना की वर्जिनिटी को नीलाम करने का प्रयास कर रहे थे, जिसे उसने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में मौजूद पुरुष जंगली जानवर बन गए थे, जो अपनी पूरी ताकत से भव्य पुरस्कार के लिए लड़ने के लिए तैयार थे, खासकर वे जो महसूस करते थे कि उनके पास पर्याप्त धन है। वह एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा था। उसे यकीन नहीं था कि अगर उसने कुछ किया तो क्या होगा। कुछ लोग नाराज हो सकते हैं और लड़ाई छिड़ सकती है, या दूसरा पक्ष सशस्त्र सुदृढ़ीकरण ला सकता है। वह क्लॉडिना की मदद करना चाहता था, चाहे वह उसकी सुंदरता के लिए वास्तविक चिंता या प्रशंसा के कारण हो। किसी भी तरह से वह अपने सामने ऐसा कुछ नहीं होने देगा। आर्थर ने आह भरी जब लियो ने रात की आखिरी नीलामी शुरू की। रुको रुको, युवा CEO हैरी ब्लैक ने चिल्लाया, जैसे ही वह जल्दी से अपने पैरों पर वापस खड़ा हुआ। मुझे एक पल दो। वह आगे बढ़ा और सभी बोलीदाताओं का सामना किया, ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वे सभी उसे सुन लें। हम इसे जारी नहीं रहने दे सकते, उसने कहा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, हैरी? एस्टन ने विरोध में कहा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम बस इस नीलामी के लिए समय खरीदने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने से बेहतर काम है? नहीं, कृपया मुझे समझाने दो, हैरी ने जोर दिया। हम सभी जानते हैं, हैरी ने आगे कहा, हम यहाँ एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखकर आए हैं।
लेकिन अगर हमारी यात्रा का अंत सुश्री क्लॉडिना के कौमार्य की नीलामी के साथ होता है तो ये बहुत सरल होगा। ये सही नहीं है। क्लॉडिना ने हैरी की ओर देखा जब वह बोल रहा था, सोच रहा था क्या वह मेरे लिए खड़ा होगा। हालांकि हैरी के दिमाग में यह नहीं था। वह अपने एक प्रतिद्वंद्वी, चिड़चिड़े और अप्रिय ब्लिट्जी से छुटकारा पाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। इसलिए उसने एक योजना बनाई। मुझे नहीं लगता कि हर कोई इससे सहमत होगा। मुझे लगता है अभी के लिए सुश्री क्लॉडिना के साथ अकेले में डिनर करना मेरे लिए पर्याप्त से अधिक होगा, हैरी ने कहा। फिर वह क्लॉडिना की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। तो आप क्या सुझाव देते हैं? एस्टन चिल्लाया, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम चाहते हो कि हम यह नीलामी छोड़ दें? क्या तुम पागल हो? नहीं, मुझे लगता है कि हमें नीलामी में सुश्री क्लॉडिना के साथ डिनर को बनाए रखना चाहिए। ये बहुत अनुचित नहीं लगता है ना? हैरी ने लियो की ओर देखते हुए पूछा। ठीक है। लियो इस विचार से खुश था क्योंकि इसका मतलब था कि अधिक पैसा आएगा जिससे वह और भी अमीर हो जाएगा। अब इसे और टालने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो सुश्री क्लॉडिना के साथ डिनर के लिए नीलामी शुरू करते हैं, उसने कहा। हैरी की योजना आथा को अंतिम नीलामी से बाहर निकालने की थी ताकि उसके पास जितना पैसा है उसे निकालकर प्रतियोगिता में केवल उसे और एस्टन को ही छोड़ा जा सके, जिससे हैरी को बढ़त मिल जाएगी। फिर वह आथा की ओर चला गया। तो तुम अपना सारा पैसा क्लॉडिना के साथ डिनर पर क्यों नहीं खर्च करते, है ना? उसने ताना मारा। तुम स्नो वाइट प्रिंसेस क्लॉडिना के साथ डिनर का मूल्य सिर्फ $1 बिलियन नहीं आंकते, है ना? हैरी ने कहा। मुझे देखने दो कि तुम अपने पैसे के साथ इतने लापरवाह होने में कितने मूर्ख हो। हैरी ने अपनी बाहें क्रॉस की और उसे डराने की कोशिश में आथा को घूरा। उसे पूरा यकीन था कि वह समझ सकता है कि आथा क्या सोच रहा है। आथा जैसे लोग जो भौतिक संपत्ति पर बहुत जोर देते थे आमतौर पर जल्दी गुस्सा हो जाते थे और आसानी से भड़क जाते थे। इसका फायदा उठाते हुए हैरी को यकीन था कि वह उन्हें तब तक हेरफेर कर सकता है जब तक कि वे अपने सिर से ऊपर न हो जाएं। अब अपनी बोली बताओ, हैरी ने चुनौती दी। $1 बिलियन, आथा ने शांति से कहा, जोर देने के लिए अपना हाथ उठाया। क्लॉडिना ने आथा की आंखों में देखने के लिए अपना सिर उठाया। वह आदमी बहुत आगे निकल गया है। उसने बहुत सारा पैसा ऐसे खर्च किया जैसे कि कुछ भी नहीं था। उसने सोचा, क्या वह इतना अमीर है कि वह एक ही रात में अरबों खर्च कर सकता है? वह मुझसे क्या चाहता है? क्लॉडिना ने जोर से सोचा। यह मेरा शरीर होना चाहिए, उसने निराशा में अपना सिर नीचे करते हुए निष्कर्ष निकाला। मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। कमरे में कई लोग स्थिति के बारे में बात करने लगे। वह वास्तव में पागल है, एक व्यक्ति ने टिप्पणी की। उसके पास कितना पैसा है? मैं भूल गया हूं कि उसने आज रात कितना खर्च किया है। ये लगभग $11 बिलियन है, दूसरे ने उत्तर दिया। ये बिल्कुल पागलपन है। इतने पैसे से आप एक ऐसा व्यवसाय बना सकते हैं जिसका लाभ कई पीढ़ियों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। वे अनाथ इस बार वाकई भाग्यशाली हैं, तीसरे ने कहा। वे अचानक अमीर हो जाएंगे क्योंकि एक आदमी की मूर्खता के कारण जो केवल क्लॉडिना के लिए अपनी वासना से प्रेरित है। $2 बिलियन, हैरी ने आथा को सीधे इशारा करते हुए एक धूर्त मुस्कान के साथ उत्तर दिया। वह जानता था कि आथा जो चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए उन्हें पूरा भरोसा था कि भले ही वह उनसे ज्यादा बोली लगा दे, आथा उन वस्तुओं को हासिल करने के अपने प्रयासों में लगे रहेंगे। आथा ने बोली में इजाफा करते हुए कहा, $4 बिलियन। $5 बिलियन, हैरी ने बोली जारी रखते हुए जवाब दिया। ये बिल्कुल पागलपन है। क्या आपको लगता है कि हैरी वास्तव में जो कर रहा है उसके प्रति गंभीर है? वह बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा है। क्या होगा अगर मिस्टर ग्लिट्जी हैरी द्वारा पहले से लगाई गई बोली से अधिक बोली नहीं लगाता? वह बहुत सारा पैसा खो देगा। वे दोनों पागल हैं। मुझे लगता है कि मैं गलत नीलामी में आ गया हूँ। फिर भी मैं अभी भी इस तरह का मनोरंजक शो देख सकता हूँ। हालांकि कुछ क्षणों के बाद आथा अभी भी चुप रहा। हैरी की बोली से मेल खाने के लिए कोई और बोली नहीं लगाई। ठीक है, तो क्या यह नीलामी मिस्टर हैरी द्वारा $5 बिलियन में यह वस्तु जीतने के साथ समाप्त होगी? लियो ने मंच से पुकारा। नहीं, रुको। हैरी ने लियो से विनती की। उसे पूरी उम्मीद थी कि वह किसी और को उससे अधिक बोली लगाने का मौका देगा। वह घबराहट से कांप रहा था। वह सिर्फ डिनर करने के लिए इतना पैसा खर्च करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। अगर वह उसे अपने बिस्तर पर ले जा सकता था तो वह उसके साथ सिर्फ खाना खाने से क्यों संतुष्ट होगा? नहीं, वह चिल्लाया। फिर वह आथा की ओर मुड़ा, उसके चेहरे की ओर इशारा करते हुए, और सख्ती से कहा, अरे तुम अभी मुझसे ज्यादा बोली लगाओ। हैरी को यकीन था कि उसकी गणना सही थी। उसके सामने खड़ा आदमी नीलाम की जा रही सभी वस्तुओं को हासिल करने के लिए बहुत उत्सुक लग रहा था, इसलिए उसे इतना लुभाना था कि वह अपना सारा पैसा खर्च कर दे और आखिरी दौर में बाहर हो जाए। हैरी ने इतनी सावधानी से योजना बनाई थी कि उसे यकीन था कि वह गलत नहीं हो सकता। लेकिन उस आदमी ने हैरी की बोली से ज्यादा बोली क्यों नहीं लगाए? हैरी और भी ज्यादा कांप उठा और उसके शरीर से पसीने की बूंदें टपकने लगीं।
आखिरकार $5 बिलियन एक बड़ी रकम थी और वह अपनी मनचाही चीज हासिल किए बिना इतनी राशि गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। आर्थर ने बस हैरी की ओर देखा और जवाब दिया, क्या तुम ही नहीं हो जो इसे पहले चाहते थे? उसी समय एस्टन मुस्कुराया क्योंकि उसके दिमाग में एक योजना बननी शुरू हो गई थी, एक ऐसी योजना जिससे उसे यकीन था कि उस रात उसके दोनों प्रतिद्वंद्वी आत्मसमर्पण कर देंगे। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाएं। उपन्यास नाटक उपन्यास अजय आर्थर गार्डनर अध्याय 19 एक निषिद्ध सौदा गुना विशेष ऑफर के साथ नोवेल बिन स्टोर का स्वागत करें। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सबसे अच्छे सौदे पाने के लिए https://novelbin.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। अजय आर्थर गार्डनर एक निषिद्ध सौदा अध्याय 19 एक निषिद्ध सौदा। मिस्टर ग्लिट्ज़ी, क्या आप मुझसे ज्यादा बोली लगाने की कृपा करेंगे? हैरी आर्थर की ओर मुड़ा और कांपती आवाज में पूछा, उसके स्वर में आशा झलक रही थी। हैरी डर से अभिभूत था, उसका शरीर कांप रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि वह अपनी चिंता को छिपाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वह अमीर था, लेकिन उसका इस विशेष स्थिति पर पैसे बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? हैरी ने वास्तव में मिस्टर ग्लिट्ज़ी से कुछ मांगी थी। ये बहुत शर्मनाक है। पता चला कि उसकी बड़ी बड़ी बातें सिर्फ दिखावा थीं। एस्टन अपनी कुर्सी से उठते हुए संतोष से मुस्कुराया। उसने अपने हाथों को धीरे से ताली बजाई, जिसकी आवाज़ कमरे में चारों ओर गूंज उठी और तुरंत ही वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह जानता था कि वह जीतने का हकदार था और निश्चित रूप से उसके विरोधियों में से एक ने पहले ही हार मान ली थी, इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाता। हमेशा की तरह उसे वह आसानी से मिल गया जो वह चाहता था। इस बार भी कोई अपवाद नहीं था। तुम कितने हारे हुए हो, हैरी? उसने घोषणा की। फिर वह हैरी और आर्थर के पास गया। तुम दोनों सिर्फ दो भोले मूर्ख हो जो पैसे से खेल रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस जगह पर असली अमीर लोग कौन हैं। मुझे अब कोई परवाह नहीं है, हैरी ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज़ घबराहट से बढ़ गई। फिर वह आर्थर के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मिस्टर ग्लिट्ज़ी, कृपया मुझसे ज़्यादा बोली लगाएं ताकि मैं इस नीलामी से बाहर निकल सकूं और आपको फिर कभी परेशान न करूं। मैं कम उम्र में ही एक बड़ा सीईओ बनने में सफल रहा हूं, लेकिन मेरे पास इस तरह खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। कृपया मुझ पर दया करें, मिस्टर ग्लिट्ज़ी। ठीक है, मिस्टर हैरी। लियो ने फिर से मंच से बात की, अपने दिल में उमड़ते उत्साह के बावजूद शांत दिखने की कोशिश करते हुए। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं इस नीलामी को समाप्त कर दूंगा और आप जल्द ही विजेता बन जाएंगे। कृपया आपने जो बोली लगाई है उसे तुरंत चुका दें। लियो ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में उसका दिल खुशी से फूट रहा था। वाह, मैं शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बनने जा रहा हूं, उसने सोचा, और उसे लगा कि उसका जीवन बहुत उज्जवल होने वाला है। उसे अंदेशा था कि क्लॉडिना उसके लिए बनाए गए इस बड़े अवसर के लिए आभारी होगी और शायद बाद में वह उससे प्यार करने लगेगी। लियो अपनी कल्पना को उड़ान भरने से नहीं रोक सका। भले ही क्लॉडिना का कौमार्य किसी और ने छीन लिया हो, फिर भी वह तब तक संतुष्ट रहेगा जब तक वह उसका दिल जीत सकता है। लियो जानता था कि अगर वह उसका दिल जीत सकता है तो वह विलासिता में रह सकेगा। अगर बाद में उसके पास पैसे खत्म हो गए तो वह उसे हमेशा फिर से बेच सकता था और उसे रात के लिए किसी आदमी के साथ बिस्तर पर रख सकता था। इस तरह शहर में उसकी प्रतिष्ठा बहाल हो सकती थी। चलो हैरी, एस्टन ने अपने हाथों को हल्के से ताली बजाते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा नाम रातों रात खराब हो जाए, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? क्या युवा सीईओ वाकई इतना काया है? हैरी ने अपना माथा जमीन पर मजबूती से टिकाकर चुप रहा। उसके पास अभी भी वापसी का विकल्प था, लेकिन अगर वह अपने पैसे के साथ लापरवाही करता रहा तो उसके लिए ऐसा करना मुश्किल होगा। इसलिए वह जानता था कि आत्मसमर्पण करना कायरता नहीं है। आर्थर के लिए वह उस रात नीलाम की जा रही सभी वस्तुओं को जीतने के लिए दृढ़ था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि अगर क्लॉडिना हैरी के साथ डिनर पर जाती है तो उसके लिए ये खतरनाक हो सकता है। वह बहुत चालाक था और ऐसा लग रहा था कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। आर्थर ने एक गहरी सांस ली, फिर करीब झुका ताकि हैरी उसे स्पष्ट रूप से सुन सके। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, उसने एक सपाट और भावहीन आवाज में कहा, अपने शब्दों पर जोर देते हुए। तुरंत यहां से चले जाओ और अपना चेहरा फिर कभी क्लॉडिना को मत दिखाओ, या मैं तुम्हें नीचे गिराने में संकोच नहीं करूंगा। उसके शब्द एक सख्त चेतावनी थे जिसने हैरी की आत्मा पर गहरा प्रभाव डाला। हैरी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, डर से भर गया, और आर्थर की आकृति को देखा जिसका चेहरा एक मुखौटे के नीचे छिपा हुआ था। यह आदमी कौन है? वह बहुत शक्तिशाली और डराने वाला दिखता है। मुझे लगता है कि मैंने इस बार गलत प्रतिद्वंद्वी को चुना है। वह वास्तव में अजेय है। मुझे यकीन है कि वह आज रात एस्टन को नष्ट कर देगा। विनाश में फंसने से पहले मुझे बेहतर होगा कि मैं आगे बढ़ जाऊं। मुझे खुद को बचाने और भविष्य की लड़ाइयों के लिए तैयार होने की जरूरत है। जब मुझे अपनी रणनीति के बारे में यकीन हो जाएगा तो मैं वापस आऊंगा और उसे हरा दूंगा, उसने खुद से सोचा।
एक और शब्द कहे बिना हैरी जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया, जहां मौजूद सभी लोग तिरस्कार से भरे हुए थे। $6 बिलियन। आर्थर ने हैरी की अंतिम बोली को पीछे छोड़ने के प्रयास में अपना हाथ हवा में उठाते हुए कहा। अविश्वसनीय। वह अजेय होना चाहिए जिसके पास असीम धन है। वह पैसे पाना इतना आसान बना देता है, दर्शकों में से एक ने टिप्पणी की। मैं ये जानने के लिए बेहद उत्सुक हूं कि वह कौन है। क्या वह शहर का सबसे अमीर आदमी है? ठीक है, लियो ने मंच पर जोर से चिल्लाया। सुश्री क्लॉडिना के साथ डिनर का मौका मिस्टर ग्लिट्जी को मिला है। यह एक शानदार और अविस्मरणीय शाम रही और मिस्टर ग्लिट्जी ने निश्चित रूप से अपनी संपत्ति का प्रदर्शन किया है। अब आज रात आखिरी आइटम नीलामी में क्या हुआ? लियो ने आगे कहा। यह सुश्री क्लॉडिना के साथ उनके जीवन में पहली बार सोने का मौका था। उनका कौमार्य कुछ ऐसा है जिसका कई पुरुष सपना देखते हैं, और यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है, स्वर्ग से एक आशीर्वाद जिसे पाने के लिए मुझे यकीन है कि कोई भी अपनी संपत्ति को छोड़ने के लिए तैयार होगा। कमरे में हर कोई तुरंत उत्साह से भर गया, और भले ही उनमें से अधिकांश को बोली लगाने का अवसर नहीं मिला, इस बात का ख्याल ही उनके उत्साह को जगाने के लिए काफ़ी था। जिसकी खूबसूरती इतनी बेहतरीन थी, मानो स्वर्ग से उतरी कोई परी, पहली बार उसका कौमार्य छीना जाने वाला था। उन्हें ये भी उम्मीद थी कि इसे रिकॉर्ड किया जा सकता है और किसी को भी बेचा जा सकता है, जिससे उन्हें संभावित रूप से बहुत सारा पैसा मिल सकता है। नीलामी के अंतिम दौर के करीब आते ही क्लॉडिना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ ही मिनटों में ये निर्णय लिया जाएगा कि उसका कौमार्य कौन छीनेगा। उसने चमत्कार के लिए प्रार्थना की, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे बचा सके और ऐसा होने से रोक सके, या कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में उसकी परवाह करता हो। क्लॉडिना ने अपना पीला चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। बिना किसी देरी के लियो ने इकट्ठे हुए मेहमानों के तनाव को देखते हुए उत्साह से कहा। नीलामी के अंतिम दौर का समय आ गया है। प्यारी सुश्री क्लॉडिना के साथ रात बिताने वाला कौन भाग्यशाली होगा? बोली शुरू हो। $20 बिलियन, किसी ने चिल्लाया और जल्दी से अपना प्रस्ताव रखा। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास अजेय आर्थर गार्डनर, अध्याय 20, एक समाधान खरीदना गुना, विशेष ऑफर के साथ नोवेल बिन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbin.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। अजेय आर्थर गार्डनर, समाधान खरीदना, अध्याय 20, समाधान खरीदना, $20 बिलियन। आर्थर ने कहा, आत्मविश्वास से अपनी बांह उठाते हुए उसने बात की। उसकी आवाज़ में आश्वासन भरा हुआ था और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जाहिर तौर पर वह अपने साहसिक निर्णय से प्रसन्न था। ये स्पष्ट था कि वह चुनौती से पीछे हटने वाला नहीं था। $20 बिलियन वह कीमत थी जो आर्थर ने क्लॉडिना, स्नो वाइट प्रिंसेस की वर्जिनिटी खरीदने के लिए पेश की थी। हर कोई इस नीलामी के माध्यम से प्राप्त होने वाले पुरस्कारों से ललचा रहा था, हालांकि पैसे की विशाल राशि बस अपमानजनक थी। इस तरह की चीज़ के लिए भी बाहर फेंके जाने की कल्पना नहीं की जा सकती थी। यह पागलपन है। क्या मैं इसे सही सुन रहा हूँ? $20 बिलियन, ये तो अविश्वसनीय है। मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई सुश्री क्लॉडिना की वर्जिनिटी के लिए इतनी बड़ी रकम देने को तैयार होगा। ये बिल्कुल अपमानजनक है। वह पागल हो गया होगा। इसके अलावा आर्थर का दृढ़ विश्वास था कि किसी के कौमार्य को वस्तु के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। उन्हें लगा कि इसे संजोया और सुरक्षित रखा जाना चाहिए, न कि वस्तु के रूप में बेचा या बेचा जाना चाहिए। उनकी राय में किसी के कौमार्य को मुद्रीकृत करने का कोई भी प्रयास उसके मूल्य और अर्थ को खत्म कर देगा। इस मामले में आर्थर का मानना था कि वह क्लॉडिना की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा था, जो अत्यंत दुख में था, हताश स्थिति। वह मौजूद सभी लोगों द्वारा सताई जा रही थी और पूरी तरह से अकेली महसूस कर रही थी। कोई भी उसके लिए खड़ा नहीं था। क्लॉडिना जिस मौजूदा स्थिति में थी, उसने आर्थर को उसके अपने अनुभव की याद दिला दी। एक कमजोर स्थिति में होना, शक्तिशाली लोगों से घिरा होना जो कमजोरों के प्रति अत्याचारी थे, एक बेहद अप्रिय अनुभव था। आर्थर ने लड़की को बचाने के लिए ये सब किया, इतनी बड़ी रकम चुकाने के लिए उसे मिलने वाले इनाम के बारे में भी नहीं सोचा। कौमार्य। आर्थर ने अस्वीकृति में अपना सिर हिलाया। उनका मानना था कि किसी व्यक्ति के पास सबसे कीमती चीज़, चाहे वह कौमार्य हो या कुछ और, उसे स्वेच्छा से और सच्चे दिल से छोड़ देना चाहिए। कमरे में मौजूद करीब 10 लोग तुरंत अपनी कुर्सियों से उठे। सभी ने काले सूट पहने हुए थे। प्रत्येक ने एक बंदूक निकाली जिसे उन्होंने अपनी कमरबंद में बांधा था। इस पर लियो, जो मंच पर खड़ा था, घबरा गया और कुछ कदम पीछे हटने लगा। क्या हो रहा है? उसने अविश्वास में कहा, घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ से पूरी तरह से हैरान। एस्टन अपनी सीट से उठे। धीरे से ताली बजाते हुए उन्होंने लियो को एक हल्की मुस्कान के साथ एक सख्त नज़र से देखा। माफ़ करें, उन्होंने पुकारा, लेकिन मुझे लगा कि मैंने किसी को ये कहते हुए सुना है कि उन्होंने $2 मिलियन की बोली लगाई है। फिर उन्होंने अपनी नज़र स्टेज पर घुमाई जहां लियो खड़े थे। क्या ये सच है, मी? लियो, क्या किसी ने वाकई $2 मिलियन की बोली लगाई थी?
लियो का शरीर अचानक कांप उठा और उसने महसूस किया कि उसकी मांसपेशियां शिथिल हो गई हैं। एस्टन साउथ लेक में एक शक्तिशाली व्यक्ति थे जिनका प्रभाव इतना था कि कई लोगों से उनका मुकाबला नहीं हो सकता था। किसी को भी इस बात का कोई सुराग नहीं था कि उन्होंने अपनी अपार संपत्ति कहाँ से अर्जित की है, लेकिन ये स्पष्ट था कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता था। हाँ सर, ग्लिट्जी ने $2 मिलियन की बोली लगाई थी। उन्होंने कहा। लियो धीरे धीरे आथ की ओर मुड़े, उनका गला रुंध गया। इस बार तुम सच में मर गए, ग्लिट्जी, उन्होंने मन ही मन सोचा। आथ ने पहले जो उदार बोली लगाई थी उससे लियो के पास पर्याप्त धन था जो उसे संतुष्ट महसूस कराने के लिए पर्याप्त था। उसे श्री एस्टन की योजना में भाग लिए बिना वहां से निकलने का कोई रास्ता निकालना था। वह एक मुश्किल स्थिति में था। उसने श्री एस्टन का बचाव करने में सही कदम उठाया था और अब वह फंस गया था। लियो का शरीर तनावग्रस्त हो गया और उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। ठीक है, मेरा मानना है कि यह नीलामी अब उन लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है जिनके पास कम पैसे हैं। इसलिए मैं आप में से उन लोगों से आग्रह करता हूं जो आर्थिक रूप से वंचित महसूस करते हैं कि वे इस जगह को तुरंत छोड़ दें। एस्टन ने स्पष्ट लेकिन गंभीर स्वर में बात की और कमरे में मौजूद कई लोग जल्दी से उठे और बाहर निकलने लगे। ये भयानक है, प्रतिभागियों में से एक ने कहा। मुझे अब यहाँ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं कुछ भी बुरा होने से पहले यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। श्री एस्टन ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके साथ खिलवाड़ किया जा सके, एक अन्य प्रतिभागी ने कहा। मुझे यकीन है कि कल समाचार एक अमीर व्यक्ति के बारे में कहानियों से भरा होगा जो असमय मृत्यु को प्राप्त हुआ। मैं इनमें से किसी में भी शामिल नहीं होना चाहता। हाँ चलो, तीसरे व्यक्ति ने तत्परता के भाव से कहा। यह अब हमारे लिए कोई जगह नहीं है। $2,100,000। एस्टन ने अपना हाथ हवा में उठाते हुए घोषणा की। मैं आश्चर्यजनक रूप से सुंदर स्नो वाइट राजकुमारी के साथ एक रात बिताने के अवसर के लिए एक मोटी रकम देने को तैयार हूँ। क्या कोई अन्य बोलीदाता है? लियो ने पूछा, उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। सुश्री क्लॉडिना, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड में भी मैंने कभी उसके जैसी खूबसूरत महिला का सामना नहीं किया, एस्टन ने घोषणा की। फिर वह आथ का सामना करने के लिए मुड़ा। क्या आप अंडरवर्ल्ड से परिचित हैं? नहीं, आथ ने धीरे से उत्तर दिया। मैं सिर्फ सीवर्ल्ड के बारे में जानता हूँ, एक मज़ेदार पारिवारिक आकर्षण जिसमें समुद्री जीवों की एक विस्तृत विविधता है। एस्टन आथ के शब्दों पर मुस्कुराया और फिर आथ की ओर नीचे की ओर देखा, जो बैठा हुआ था। अंडरवर्ल्ड में आप अपनी इच्छानुसार लगभग कुछ भी पा सकते हैं, हत्यारे, ड्रग्स, हथियार, जो भी हो। यदि आप रुचि रखते हैं तो मैं आपको प्रवेश प्रदान कर सकता हूं क्योंकि मैं इस क्षेत्र में एक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति हूं। मेरे पास असीमित शक्ति है और मेरे पास एक बड़ी सेना है, इसलिए मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति का शिकार करने में सक्षम हूं जो मुझे चुनौती देने या मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है। मुझे विश्वास है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति को समझते हैं, ग्रिज़ली। एस्टन के पास जो कुछ भी वह चाहता था उसे पाने की शक्ति थी और कोई भी, यहाँ तक कि उसके सामने सीमित धन वाला व्यक्ति भी, उसके रास्ते में नहीं आ सकता था। उसने व्यंग्य किया, मैं तुम्हें यहाँ अकेला देख रहा हूँ। क्या तुम मेरी शक्ति से नहीं डरते? क्या तुमने कभी गोली की जलन महसूस की है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे पसंद करोगे? मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम इसे अपने साथ कब्र में ले जाओगे। अपनी बंदूकें लहराते हुए 10 लोगों ने आथ की दिशा में उन्हें धमकी भरे अंदाज में उठाया। उनके ट्रिगर को कॉक किया गया और फायर करने के लिए तैयार थे। नहीं, क्लॉडिना की हताश चीख मंच से गूंज उठी। क्लॉडिना को एहसास हुआ कि उसके लिए अपनी कौमार्य को बनाए रखना व्यर्थ था, जो कि चीज़ों की बड़ी योजना में ज़्यादातर लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं था। वह जानती थी कि उसे उस आदमी की मदद करने के लिए कुछ करना होगा, अन्यथा अगर वह लड़ाई जारी रखता है तो उसे मार दिया जा सकता है। कृपया ये सब बंद करो, क्लॉडिना ने विनती की। किसी को भी चोट नहीं लगनी चाहिए, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। आथ ने सिस्टम से धीरे से कहा। वह जिस समस्या से जूझ रहा था उसका समाधान ढूंढ रहा था। हे सिस्टम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मैं अपने VIP पॉइंट का उपयोग करके कुछ बुलेटप्रूफ क्षमताओं को अनलॉक कर सकता हूँ? ये सामग्री नो वेल्ड्रमा ऑग की है। होस्ट, आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? सुपरमैन। सिस्टम का जवाब सुनकर आथ ने निराशा की सांस ली। मैं सुपरमैन नहीं हो सकता, लेकिन मेरे पास एक ऐसी महाशक्ति है जो इस दुनिया की किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकती है, पैसा। आथ ने धीरे से सहमति में सिर हिलाया। उसकी भौं एकाग्रता में सिकुड़ गई क्योंकि उसे विश्वास था कि उसने अपनी वर्तमान दुर्दशा का समाधान खोज लिया है। आथ ने धीरे से अपना हाथ उठाया, फिर धीमी आवाज में बोला, मैं $100 मिलियन की कीमत पर कुल 10 हैंडगन खरीदना चाहता हूँ। क्या यहाँ कोई मुझे उन्हें बेचने के लिए तैयार होगा? अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियाँ, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें।